सो सितंबर 25 वालों या जैन 26 वालों, आपको लिमिट से याद करने में दिक्कत होती है, आपको पेनल्टीज़ याद करने में दिक्कत होती है, ड्यू डेट से याद करने में दिक्कत होती है, या फिर सर एमसीक्यू को सॉल्व करने में दिक्कत होती है। अरे बाबा, सबका सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ मैं। सबसे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो सर, बिकॉज़ दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट टू ब्रिंग मोर सच वीडियोज़। सर एग्ज़ैक्टली क्या लेके आ गया हूँ? सर देखो, मैंने क्या किया ना, आईसीएआई का एमसीक्यू बुकलेट उठाई, प्लस अपना पास्ट एक्सपीरियंस उठाया, ठीक है? दोनों चीज़ों को मर्ज किया और सर एक ऐसी बुकलेट बनाई जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। आपको सारे एमसीक्यू नहीं सॉल्व करने पड़ेंगे, सारे एमसीक्यूज़ का वन लाइनर सॉल्यूशन। उन एमसीक्यूज़ के वन लाइनर सॉल्यूशन में थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन चाहिए, थोड़ा-सा और 1-2 चीज़ें और एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ अगर एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है भूल जाओगे, उन सब को कंपाइल करके एक छोटा-सा बुकलेट लेके आ गया हूँ 12 पेज का, जहाँ पे ना आप सिर्फ इतना भी लास्ट मिनट में करके चले जाओगे ना, एग्ज़ाम का जो 1 घंटा रहता है ना, एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले जो आपको पढ़ना चाहिए, वो सब यहाँ पे है। इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स, व्हाट आर द एरियाज़ जहाँ तुम गलती कर सकते हो, या व्हाट आर द एरियाज़ जहाँ पे सर आपका कांसेप्ट ना लैक करता है, उन सभी चीज़ों का कंपाइलेशन इस वीडियो में आया है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंटर होंगे जो आपको पहले से बनते होंगे, बहुत सारे ऐसे पॉइंटर होंगे जो आज आपको नए पता चलेंगे। तो भैया इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त तक शेयर कर दो जो कि सर डीटी में कुछ ना कुछ अलग करना चाहता है। सर शुरू करते हैं। आईसीए की केस स्टडी 1 में अगर आप केस स्टडी साथ में सॉल्व करना चाहते हो, तो सिर्फ अगर ये 6 पॉइंटर्स भी आपने जान लिए ना, तो आपके सारे की वो केस स्टडी पूरी सॉल्व हो जाएगी। और सर कुछ बहुत अलग चीज़ें नहीं बताऊँगा, कुछ नॉर्मल होंगी, कुछ बहुत ही हाई-फाई होंगी, कुछ बहुत ही सब नॉर्मल होंगी। तो सर साथ में करते चलो। सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? सर इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है। आप उसपे आओ, बढ़िया से चैनल को भी आओ, चैनल पे भी बहुत ऐसा कंटेंट डालता जा रहा हूँ। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, मैं बता रहा हूँ माता रानी तुमको पाप लगाएगी। सर केस स्टडी 1 में क्या बात चल रही है? देखो 44 एडी सर कहता है नॉर्मली सर 2 करोड़ तक मिलता है, लेकिन सर 3 करोड़ तक भी आपको 44 एडी मिल सकता है। लेकिन सर उसके लिए क्या होता है, सर जो टर्नओवर रहता है ना, टर्नओवर का सर 5% अप टू 5% कैश में रिसीट होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो आपको 3 करोड़ वाली लिमिट नहीं मिलेगी, 2 करोड़ वाली लिमिट मिलेगी। सिमिलरली 44 एडी है सर, नॉर्मली 50 लाख तक मिलता है, लेकिन सर अगर आपका जो ग्रॉस रिसीट्स है, ग्रॉस रिसीट्स का सर 5% अगर कैश में है, ग्रॉस रिसीट्स का, टोटल रिसीट नहीं, ग्रॉस रिसीट का 5% अगर आपका कैश में है ना, तो उस केस में आपको सर 75 लाख रुपीज़ तक का लिमिट मिल जाती है 44 एडी में, ए में। ठीक है, तो समझ में आ गया। सर अगर एक नॉर्मल एसएससी है कोई भी, अगर उसका बिज़नेस का टर्नओवर 1 करोड़ या 10 करोड़ ज़्यादा का है ना भैया, उस केस में उसको ऑडिट मैंडेटरीली करवाना पड़ता है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, गलती हो जाती है। सर 1 करोड़ से 10 करोड़ लिमिट कब देखते हैं? सर ध्यान क्या देने वाली बात है, सर कभी भी अगर आपका टोटल रिसीट्स का 5% कैश रिसीट्स है और ग्रॉस रिसीट्स का, सॉरी टोटल पेमेंट्स का 5% ग्रॉस पेमेंट्स है, तो भैया इस केस में आपको 1 करोड़ की लिमिट ना मिलके 10 करोड़ की लिमिट मिलती है। ध्यान देना यहाँ पे टोटल रिसीट्स है। 44 एडी में टर्नओवर का 5% लेते हैं, 44 एबी में हम टोटल रिसीट्स का लेते हैं। सर टोटल रिसीट्स में आपकी कोई भी कैश रिसीट भी आ सकती है, कोई कैपिटल गेन रिसीट आ सकती है, कोई रेंट आ सकता है, कोई भी चीज़ आ सकती है। सर ठीक है। सर 4th पॉइंट कहता है, अगर आप 44 एडी ऑप्ट कर रहे हो ना, तो 44 एडी कभी भी अगर ऑप्ट करते हैं ना, तो सर क्या होता है, अपने पास ऑप्शन रहता है 6%, 8% डिक्लेयर करने का। सर 8% आप कब डिक्लेयर करते हो? सर कहता है पहले 6% पकड़ो। जितना भी मनी सर अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से आ गई है। आरओआई के पहले जितना पैसा अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से आ गया, उसका 6% ले लो। बाकी सर या तो जो रिसीव नहीं हो रहा, जो कैश में रिसीव हो रहा है सर, उन सबका आप 8% ले लोगे। सर 6% फिक्स हो गया, आरओआई से पहले जो बैंकिंग चैनल से आ गया, और जो बचा हुआ है सबका 8% हम लेने वाले हैं सर, ऐसा करना है अपने को। सर ठीक है, कोई बात नहीं। सर अगर कभी भी अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, 1 करोड़ से ज़्यादा है और आपको 44 एडी भी मिल रहा है। होता है ना सर, 2 करोड़ से कम है टर्नओवर लेकिन 1 करोड़ ज़्यादा 44 एडी मिलता है ना अपने को। सर अगर उस केस में अगर मैं क्या करता हूँ, सर 8% 6% से कम डिक्लेयर करता हूँ ना, उस केस में मेरे को अपना ऑडिट मैंडेटरीली करवाना पड़ जाता है। ऑडिट इज़ मैंडेटरी इन दैट केस। अगर कभी भी 1 करोड़ ज़्यादा है, लेकिन 6% 8% से मैं कम डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैंडेटरी ऑडिट करवाना पड़ जाता है सर नॉर्मली। ऑडिट की ड्यू डेट 31 जुलाई रहती है, लेकिन अगर आप यही ऑडिट एसएससी हो, तो आपके लिए सर 31 अक्टूबर बन जाती है। सिमिलरली सर अगर आप कोई पार्टनर इन अ फर्म हो जिसका ऑडिट हो रहा है, तो भैया उस पार्टनर के लिए भी ड्यू डेट 31 अक्टूबर बन जाती है। सर समझ में आ गया। केस स्टडी 2 में सर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो सर इंपॉर्टेंट है। सर अगर 44 एडी एडी ऑप्ट कर रहे हो आप, ठीक है, 44 एडी एडी ऑप्ट कर रहे हो सर, एडी एडी ऑप्ट कर रहे हो, ये सर किसको किसको मिलता है सर, ये सारे ये किसको मिलता है, इंडिविजुअल को मिल जाता है सर, एचएफ को मिल जाता है, एक फर्म को मिल जाता है, क्या एलएलपी को मिलता है सर, एलएलपी को नहीं मिलता, क्या कंपनी को मिलता है सर, कंपनी को नहीं मिलता ये। लेकिन सर 44 जो एई होता है ना सर, ये सारे एसएससीज को मिलता है। ध्यान देना सर, ऑल एसएससीज को, सारे एसएससीज को मिलता है सर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गलती मत कर देना। सर क्या कहते हैं सुनो, कभी भी अगर आप 44 एडी में टैक्स भरते हो ना, या 44 एडीए में टैक्स भरते हो, और अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म हो, सर तो फर्म को कभी भी ना इंटरेस्ट का खर्चा अलाउ नहीं होता 44 एडी में। ना ही सर रेम्यूनरेशन का खर्चा कभी भी अलाउ नहीं होता, एडीए दोनों में अलाउ नहीं होता। लेकिन सर अगर 44 एई भरते हो ना, तो इसमें इंटरेस्ट का भी खर्चा मिलता है और अगर रेम्यूनरेशन का भी खर्चा मिलता है। क्या ये पॉइंट आपको पता था? अगर नहीं पता था ना भैया, कमेंट सेक्शन में लिख के आ जाओ सर, मजा आ गया सर ये बात सुन के। सर सुनो,
44 ए कभी भी अगर ऑप्ट करता है ना, 44 ए 44 ए 44 ए सर, अगर आपका कोई व्हीकल है आपके पास जिसका वजन 12,000 टन 12,000 किलो से ज्यादा है, तो आप 1000 रुपीज पर टन पर मंथ पर ट्रक ऑफर करते हो, पर टन पर मंथ पर ट्रक ऑफर करते हो। लेकिन सर अगर आपका 12,000 या उससे कम है ना, 12,000 या उससे कम, यानी सर अगर 12,000 का भी अगर कोई ट्रक है ना, तो उस केस में सर 7500 रुपीज पर मंथ पर ट्रक हम ऑफर करते हैं। सर ठीक है, समझ में आ गया। सर कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या होता है, देखो, अगर मेरे पास कोई इमोअल प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, इमोअल प्रॉपर्टी अगर वो मैं सेल कर रहा हूँ सर, कम कंसिडरेशन, लेस कंसिडरेशन पे सेल कर रहा हूँ, लेस कंसिडरेशन पे। सर तो कौन से प्रोविजन लग जाते हैं सर? 50 सी लगेगा क्या? राइट आंसर यस सर, 50 सी लगेगा, लेकिन तब लगेगा जब आपके पास इमोअल प्रॉपर्टी हेल्ड एज कैपिटल एसेट है। अगर कैपिटल एसेट तो 50 सी लगता है, लेकिन सर अगर यही आपके पास स्टॉक इन ट्रेड है, तो आपके ऊपर 50 सी ना लगा के ना सर 43 सीए लगाते हैं। सिमिलर सी बात है, बहुत बेसिक सी बात बोल रहा हूँ सर, अगर आपके पास कैपिटल एसेट की तरह होल्ड करते हो कोई भी इमोअल प्रॉपर्टी, तो उस पे कैपिटल गेन लगेगा, 50 सी के प्रोविजन लग जाएंगे। लेकिन सर यही अगर स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड करते हो तो 50 सी नहीं लगने वाला है, इस केस में 43 सी लगता है। एंड आपके हाथ में ना जो इनकम आती है ईजीपी की इनकम होती है। सर बेसिक बेसिक से पॉइंट है ना, अगर आपको पता है ना ये चीजें तो बढ़िया, नहीं पता है तो भैया साथ सुनते चलो, वीडियो को लाइक करते चलो, ठीक है सर, और कमेंट जरूर करते चलना, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके सर, समझ में आ गया। सुनो सर, कभी भी अगर 56 स्टूडेंट की बात करेंगे ना, 56 स्टूडेंट, एक सेक्शन होता है फर्स्ट 56 स्टूडेंट। सर कभी भी अगर अपना कोई गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं सर, मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, सर इन सब की गिफ्ट की बात करते हैं। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तभी आपके हाथ में टैक्सेबल होगा जब आप इनको रिसीव कर रहे हो एज कैपिटल एसेट। मान लो सर अगर मेरे को कार फ्री में मिल रही है और मेरा काम ही बिजनेस है कार बेचने का, तो भैया इस केस में क्या वो गिफ्ट बनेगा? राइट आंसर नो। कभी भी आपको अगर गिफ्ट मिलता है तो गिफ्ट हमेशा आपके लिए कैपिटल एसेट होना चाहिए, तभी 56 स्टूडेंट में टैक्सेबल होगा। सर कभी भी स्टॉक इन ट्रेड आपको अगर मिल रहा है तो वो गिफ्ट में नहीं आता है। यस सर, वी गॉट दैट पॉइंट। सर कई बार क्या होता है ना, प्रॉपर्टी बेचते टाइम ना सर हम लोग को एसडीवी लेनी पड़ती है। अब एसडीवी कौन सी रेट की लेंगे सर? एग्रीमेंट की रेट की लेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन की रेट की लेनी है? सर कौन सी रेट की लेनी है? सर इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है सर आपको नॉर्मली रजिस्ट्रेशन की रेट लेनी है, नॉर्मली रजिस्ट्रेशन रेट की लेनी है। लेकिन सर अगर कभी भी आपने 1 रुपया भी अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से अगर एग्रीमेंट के दिन दे दिया है, एग्रीमेंट के दिन कुछ भी पैसा अकाउंट पे चेक के दिन थ्रू आप ट्रांसफर कर चुके हो, तो आप एग्रीमेंट के एसडीवी ले लो, अदरवाइज सर रजिस्ट्रेशन के एसडीवी ले सकते हो। सर ठीक है सर, एक प्रॉपर्टी खरीदते टाइम एक सेक्शन आता है सर 194 आई ए, कहता है सर अगर कभी भी आप बायर हो ना, अगर आप बायर हो ना, तो बायर खरीदते टाइम अगर 50 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी खरीद रहा है सर, या तो फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी की, या सॉरी कंसिडरेशन 50 लाख से ज्यादा हो, या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सर, जो भी चीज सर 50 लाख से ज्यादा की होगी, जो हायर वैल्यू होगी उसका 1% टीडीएस आपको काटना है। एज अ रेसिडेंट बायर, एज अ बायर कभी भी अगर आप कभी भी कोई बायर हो ना, अगर आप कभी बायर हो ना, आपको 1% टीडीएस काटना है, 1%। कितना सर? या तो कंसिडरेशन का, या तो सर एसडीवी का, जो भी हायर है ना उसका 1% आपको काट के चलना है। सर दोनों में से कोई भी एक चीज अगर 50 लाख के ऊपर होगी और दोनों में से हायर वाले पे 1% डिटेल्स काटना है। सर यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है सर, सेलर हैज टू बी रेसिडेंट। जिसका टीडीएस काट रहे हो ना सर, रेसिडेंट होना चाहिए सर, जिसका जो काट रहा है उसके ऊपर रेलेवेंट नहीं, लेकिन जिसका टीडीएस काटा जा रहा है ना, दैट हैज टू बी रेसिडेंट। सर सेलर हैज टू बी रेसिडेंट, तभी टीडीएस काटा जाएगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इफ यू वांट मी टू हाईलाइट, मैं इसको हाईलाइट भी कर लेता हूँ। सर ठीक है सर, उसके अलावा केस स्टडी 4 में देखते हैं क्या कोई इंपॉर्टेंट बात है क्या सर। केस स्टडी 4 में एक छोटी सी बात आती है, 115 बी ए बी, आपने सुना होगा 115 बी, एक सेक्शन होता है सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। अगर सर वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उनको 15% टैक्स का बेनिफिट मिलता है। सर दैट बेनिफिट इज ओनली एप्लीकेबल अगर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है एंड कमेंस्ड ऑपरेशंस सर प्रायर टू 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 से अगर पहले आप चालू कर चुके तो ही 115 बी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला। सर ठीक है, कभी भी अगर आप 115 बीए की बात करो, बीएबी की बात करो, बीएससी की बात करो, बीएडी की बात करो सर, बीएससी बोला क्या मैंने? बीएससी बोला क्या? नहीं सर, बीए ही बोला। ओके, इन 4 सेक्शन में ना कभी भी कोई भी इनकम होगी ना सर, इस पे आपको फ्लैट 10% सरचार्ज ऐड करके चलना है। बीएए हो, बीएबी हो, बीएडी हो, बीएई हो, सर कोई भी इनकम जिस भी रेट टैक्सेबल होगी ना सर, उस पे 10% सरचार्ज हमेशा ऐड होगा। सर यहाँ पे कोई अलग सरचार्ज नहीं लगता सर, आपको फ्लैट जो इनकम होगी सर सरचार्ज लगेगा। बीएससी की बात करोगे सर, बीएससी की बात नहीं करा, बीएससी अलग चलता है सर। बीएए, बीएबी, बीएडी, बीई, इन सर 4 सेक्शन पे 10% मैंडेटरीली सरचार्ज जाता ही जाता है सर। सर कहते हैं कभी भी अगर आपकी इनकम इंटीमेशन के टाइम पे बढ़ती है तो कभी भी मिस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग की पेनल्टी नहीं लगती। सर फॉर एग्जांपल अगर मेरी इनकम थी, मैंने डिक्लेयर कर दी इनकम, मान लो 10 लाख रुपए, रिटर्न प्रोसेस हुआ सर 143(1) में, सर रिटर्न प्रोसेस होकर सर 15 लाख हो गया सर, तो क्या जो इंक्रीज हुआ है 5 लाख रुपए का, क्या इस पे कोई पेनल्टी लगती है क्या? राइट आंसर इज नो। कभी भी अगर आपकी इनकम इंटीमेशन में इंक्रीज होती है, इस पे कभी पेनल्टी नहीं लगती। लेकिन सर अगर आगे चल के मान लो स्क्रूटनी होता है सर, 143(3) का स्क्रूटनी होता है और यहाँ पे आपकी इनकम 22 लाख कर दी जाती है, 7 लाख से बढ़ा दी जाती है, तो क्या पेनल्टी लगेगी? राइट आंसर यस सर। अगर कभी भी इंटीमेशन में इंक्रीज होता है ना इनकम का, तो उससे पेनल्टी नहीं लगती। लेकिन सर अगर कभी भी आपका
सर अगर कभी भी आपका स्क्रूटनी में या फिर रीअसेसमेंट में या ब्लॉक असेसमेंट में कभी भी इनकम इंक्रीमेंट होता है तो उसमें आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। सर ब्लॉक असेसमेंट पेनल्टी नहीं लगती, लेकिन सर ध्यान देना, स्क्रूटनी असेसमेंट या रीअसेसमेंट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में कभी भी अगर इनकम इंक्रीज होती है ना सर, इस केस में आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाती है। सर समझ में आ गया क्या? सर कभी भी, लेकिन बॉटम लाइन क्या है सर, इंटीमेशन में कभी पेनल्टी नहीं लगती है। सर ठीक है। सर कभी भी अगर आप सर मिस रिपोर्टिंग करते हो या अंडर रिपोर्टिंग करते हो सर, कितनी पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जाती है? सुनना, जितना भी टैक्सेस है वो प्लस सरचार्ज जो भी है प्लस जितना भी एजुकेशन है सर, इसका जो अंडर रिपोर्टेड इनकम है, अंडर रिपोर्टेड इनकम सर, इस अंडर रिपोर्टेड इनकम में टैक्सेस सरचार्ज प्लस एजुकेशन है, इसका 50% पेनल्टी लगती है आपके ऊपर सर अंडर रिपोर्टिंग केस में। सर यही अगर सोकर कोई मिस रिपोर्टिंग का केस होता है तो भाई इसी टैक्सेस पे सर 200% की पेनल्टी लगती है। ओ माय गॉड सर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। 50% लगती है सर अंडर रिपोर्टेड टैक्स पे पेनल्टी, सर 200% लगती है अंडर रिपोर्टेड टैक्स, अंडर रिपोर्टेड इनकम पे जो टैक्स आ रहा है उस पे पेनल्टी, अंडर रिपोर्टेड इनकम पे जो टैक्स आ रहा है उस पे 50% 200% लगाना है, और उसमें भी सर कभी भी इंटरेस्ट आपका टैक्स नहीं होता, इंटरेस्ट पर कभी पेनल्टी नहीं लगती है सर। ठीक है। केस स्टडी 5 में सर ये तो पूरा बिजनेस टेस्ट का पूरा सार है, देखो इतना भी कर लोगे ना बिजनेस टेस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, समझना। सर अगर एसपीवी से इंटरेस्ट मिल रहा है बिजनेस ट्रस्ट को, अरे बाबा इंटरेस्ट इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट फॉर, कुछ भी एसपीवी रिसीव करती है सर, कुछ भी बिजनेस ट्रस्ट रिसीव करती है ना, सब एग्जेम्प्ट होता है। कुछ भी बिजनेस ट्रस्ट रिसीव करती है ना एसपीवी, सब एग्जेम्प्ट होता है, तो भैया इंटरेस्ट मिला इट इज एग्जेम्प्ट। सर यही अगर यूनिट होल्डर को दिया, रेसिडेंट के हाथ में हर चीज स्लैब रेट टैक्सेबल होती है, लेकिन सर ये नॉन रेसिडेंट है तो 5% 5% 5% टैक्स रेट, 5% टीडीएस रेट। सर यही अगर डिविडेंड की बात करूं, सर अगर एसपीवी जो है, जो एसपीवी है सर, एसपीवी अगर रेगुलर रिजीव ऑप्ट करी 25% 30% टैक्स भर रही है, तो भैया बिजनेस के हाथ में तो डिविडेंड वैसे ही एग्जाम्प्ट होता है, दो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, डिविडेंड सबके हाथ में एग्जाम्प्ट हो जाता है। सर अगर यही एसपीवी जो होती है ना वो रेगुलर रिजीव में टैक्स भर रही है, लेकिन सर अगर जो एसपीवी 115 बी डबल ए में टैक्स भर रही है, उस केस में क्या होगा? सर बिजनेसेस के हाथ में तो वैसे भी यूं भी सब एग्जाम्प्ट होता है एसपीवी से मिला हुआ, लेकिन सर अगर रेसिडेंट की बात करोगे तो स्लैब रेट लग जाएगा, और सर नॉन रेसिडेंट की बात करोगे तो सर 10% टैक्स रेट, 10% टीडीएस रेट बन जाता है। सर बहुत डिटेल में चर्चा कर रखी है इसके बारे में मैंने आपको रिवीजन वीडियो में, इसको जरूर रेफर करना अगर याद नहीं आ रहा तो। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बार बार पूछता है, सुनना। सर अगर बिजनेस ट्रस्ट कभी भी लिस्टेड सिक्योरिटीज में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न करती है, लिस्टेड सिक्योरिटीज में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सर ट्रिपल वन कहलाता है, ट्रिपल वन। इससे 15% 20% से ही टैक्स लगता है। सर बहुत सिंपल सा पॉइंट है। सर अगर कभी बिजनेस ट्रस्ट आपका इंटरेस्ट अर्न करती है किस पे, डेवलपमेंटल सिक्योरिटीज पे, एग्जाम में टर्म यूज होता है सर डेवलपमेंटल सिक्योरिटीज, डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज पे सर कभी भी अगर इंटरेस्ट अर्न कर रही है तो भैया ये इंटरेस्ट ना आपका क्या होगा सर, हमेशा एमएमआर टैक्सेबल होगा। या कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा सर इंटरेस्ट फ्रॉम अनलिस्टेड डिबेंचर्स, अनलिस्टेड डिबेंचर्स है सर डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो ये सब भैया एमएमआर टैक्सेबल होगा। सर ये आपको ऐसा मैंने क्वेश्चन आंसर बहुत करवा रखा है, सब एमएमआर से टैक्सेबल होते हैं। सर कभी भी अगर रेंटल इनकम होती है, रेंटल इनकम अगर कभी बिजनेस ट्रस्ट को होती है सर, रेंटल इनकम को बिजनेस ट्रस्ट को होती है सर, इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट। और सर ये जो रेंटल इनकम है ना सर, ये टैक्सेबल होती है यूनिट होल्डर के हाथ में, और सर स्लैब रेट टैक्सेबल होती है, मतलब कोई भी यूनिट होल्डर हो सर हमेशा स्लैब से टैक्सेबल होती है। लास्ट में सर कभी भी अगर आप नॉन रेसिडेंट का टीडीएस काट रहे होते हो ना, तो नॉन रेसिडेंट का टीडीएस काटते टाइम हमेशा आपको ध्यान क्या देना है सर, हमेशा ध्यान देने वाली बात रहती है कि 4% एजुकेशन से जरूर जोड़ना। अगर टीडीएस रेट 20% है या 10% है सर, इसमें 4% एजुकेशन से जरूर जोड़ने के बाद ही काटना। सर समझ में आ गई अपने को? सर सिंपल सी बात है। ये फिर से वो चीज रिपीट हो गई सर, अगर कभी भी आप रिटर्न ऑफ इनकम में कोई इनकम डिक्लेयर करते हो और सर आगे चल के आपकी इंटीमेशन के टाइम पे सर इनकम में इंक्रीमेंट हो जाता है, तो भैया इसको कभी भी अंडर रिपोर्टिंग भी नहीं मानते, इसमें कभी पेनल्टी भी नहीं लगती। लेकिन सर यही अगर आपका इंटीमेशन के बाद सर स्क्रूटनी में इंक्रीमेंट होता है, तो अंडर रिपोर्टिंग भी मानेंगे, इसके ऊपर पेनल्टी भी लगाएंगे। सिमिलरली सर अगर यही आप सर रीअसेसमेंट हो गया सर, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट हो गया, तो इस केस में क्या आपके ऊपर अंडर रिपोर्टिंग मानेंगे? राइट आंसर इज यस सर, अंडर रिपोर्टिंग भी मानेंगे और इसके ऊपर पेनल्टी भी लगा देंगे। सर बेसिक सी बात है। सर देखो पेनल्टी के बारे में बार बार पूछा है, आगे भी आपको दिखाऊंगा, पेनल्टी बार बार उसने पूछी है, तो पेनल्टी इज नॉट अ टॉपिक विच यू कैन लीव फॉर एमसीक्यू पर्पसेस। केस स्टडी 7, अरे बाबा रे सर इतनी जल्दी इतनी सारी केस स्टडीज हो जाएंगी? अरे बाबा तुम अभी देखो तो सही, गजब की बात है। सर यूलिप टैक्सेशन, यूलिप की बात है सर, यूलिप के ऊपर एक क्वेश्चन था, सुनना। अगर आपने कभी भी 1 फरवरी 2021 से 2021 से फर्स्ट स्टेप 2021 से पहले यूलिप खरीद रखा है, एंड सर प्रीमियम 10% 15% 20% वट एवर द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर 1010D इज, सर अगर उससे कम है ना, इट इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट, यूलिप इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट। सर लेकिन अगर आपका प्रीमियम मान लो 10% ज्यादा चला गया था, पहले खरीदा 10% ज्यादा प्रीमियम है, तो इट वॉज टैक्सेबल, और टैक्सेबल अंडर आईएफओएस में टैक्सेबल होता था। सर लेकिन यही अगर परिवर्तन देखा जाए सर 1 फरवरी 2021 के बाद क्या हुआ, अगर आपका प्रीमियम अभी 15% से कम है, अभी 15% से कम है, तो अब पूरी तरह से एग्जाम नहीं करवाने वाले। अब सरकार बोलती है जो एग्रीगेट प्रीमियम है ना, जो एग्रीगेट प्रीमियम अप टू 2.5 लाख रुपए है ना, तो भैया इसको हम एग्जाम करवा देंगे सर, इसको हम एग्जाम करवा देंगे।
लेकिन सर जिनका प्रीमियम एग्रीगेट प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा जा रहा है, तो इसको हम टैक्सेबल करवाएंगे, और टैक्सेबल किसमें करवाएंगे सर? कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल करवाएंगे। तो कभी भी अगर आप यूलिप की डेफिनेशन में पढ़ोगे ना, तो यूलिप में मिलेगा भी यही, जिसपे 10-10 लगता है, प्लस उसके ऊपर सर 2.5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम है, वही कैपिटल गेन हेड में जाती है सर। लेकिन अगर यही प्रीमियम 10% से ज्यादा वाली लिमिट क्रॉस करता है यूलिप का, तो ये आईएफओएस में जाता है सर। यूलिप टैक्सेशन में आपको पढ़ा चुका हूँ, ये आईएफओएस में जाता है। इतना ही था, इसी टॉपिक पे आपका पूरा केस स्टडी 7 सॉल्व हो जाएगा। अगर इतना नॉलेज भी आपके पास है ना, आप पूरे केस स्टडीज को सॉल्व कर लोगे। CS8 सर, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 28 क्या बोल रहा है सर? समझना, कभी भी अगर मैं परचेज कर रहा हूँ सर 194 क्यू वाले, देखो अगर मैं बायर हूँ और मेरा टर्नओवर लास्ट ईयर में 10 करोड़ ज्यादा का है, और सर मैं परचेज कर रहा हूँ 50 लाख से ज्यादा की, एक सिंगल पर्सन से 50 लाख से ज्यादा की परचेज कर रहा हूँ, तो टीडीएस कब काटना पड़ता है सर? जब कोई 50 लाख के ऊपर की परचेज रहती है, उस पर काटना पड़ता है। सर मान लो परचेज हो गए 70 लाख की, तो टीडीएस किस पे काटूंगा सर? 20 लाख पे टीडीएस काटूंगा। और सर हर साल अपने को ये चेक करना पड़ता है, हर साल 50 लाख का अपने को थ्रेशोल्ड मिलता है, 50 लाख के ऊपर टीडीएस काटना पड़ता है सर। लेकिन क्या है, बायर हैज टू बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। सर कहता है बायर कैन बी एनी पर्सन, रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो फर्क नहीं पड़ता बायर में, लेकिन जिसका टीडीएस काट रहे हो ना, जिस सेलर का टीडीएस काट रहे हो सर, ही हैज टू बी रेसिडेंट। बायर कैन बी एनी पर्सन अंडर 194 क्यू, बट सेलर हैज टू बी रेसिडेंट सर। सेलर हैज टू बी रेसिडेंट, का टीडीएस काट रहे हो ना भैया, वो रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है सर। सर कहता है टीडीएस आपको सर तभी काटना है जब परचेज 50 लाख के ऊपर गई। अगर किसी पर्सन से परचेजेस कम की कर रखी है आपने, तो टीडीएस उस केस में मत काटना, ठीक है सर। कई बार क्या रहता है ना, आपके सामने एक ऐसा ट्रांजैक्शन है सर, फॉर एग्जांपल मैंने कार सेल की। अब कार सेल करते टाइम सर एक सेक्शन लगता है 1F, 206C 1F करके एक सेक्शन लगता है, 1F भी लग सकता है। हो सकता है सर 194 क्यू लगाने जाओ तो 194 क्यू भी लग जाए, हो सकता है सर लगाने जाओ 206C 1H भी लग जाए सर। बहुत सारे सेक्शन एक साथ में लग सकते हैं। अपने को हमेशा ध्यान क्या देना है, सबसे लास्ट में प्रेफरेंस देनी 1H। अगर कभी 1H और Q साथ में लग रहा है, तो आप Q को प्रेफरेंस दोगे। और सर इन दोनों के ऊपर अगर कोई भी तीन सेक्शन लग रहा है सर, 1F लग रहा है, तो आप पहले इसको देने वाले हो। कई बार आप कोयला वगैरह बेचते हो, कोल वगैरह बेचते हो, तो सर 206C1 लगता है, तो भैया आप इसको प्रेफरेंस दे दोगे। यानी सर जब कभी भी किसी भी रिस्पेक्टिव सेक्शन में टीडीएस कटता है, आप उसको पहले प्रेफरेंस देने वाले हो। अगर उस सेक्शन में टीडीएस नहीं कट रहा, तो आप 194 क्यू को देने वाले हो सर। अगर 194 क्यू भी नहीं कट रहा, तो फिर आप लास्ट में 206C1H पे देखने वाले हो सर। ऐसे आपको टीडीएस लेके चलना है सर। समझ में आ गया क्या? यस सर, समझ में आ गया सर। कभी भी अगर आप टीडीएस काटते हो ना सर, टीडीएस काटने के लिए सर अर्लियर ऑफ 2 में टीडीएस काटना पड़ता है, या जब कभी एक्चुअल पेमेंट कर दो तब, या जब भी आप सामने वाले का अकाउंट क्रिएट कर देते हो तब सर। फॉर एग्जांपल मतलब क्या होता है इसका सर, अगर मान लो मैंने किसी को इंटरेस्ट देना है, मैंने फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट दे रहा हूँ साक्षी को, तो साक्षी का अकाउंट में इंटरेस्ट कैसे करूंगा सर? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट सर, एक्सपेंस बुक किया तो साक्षी, तो मैंने साक्षी का अकाउंट क्रिएट कर दिया, तो जिस टाइम अकाउंट क्रिएट करता हूं उसी टाइम पे टीडीएस काटने की लायबिलिटी आ जाएगी। या तो अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, या तो सर एक्चुअल पेमेंट करते टाइम। एंड इट अप्लाइज टू मोस्ट ऑफ द सेक्शन इंक्लूडिंग 194 क्यू। 194 क्यू में भी टीडीएस आपको तभी काटना पड़ेगा जब आप या तो क्रिएट करते हो अकाउंट पे का, या तो सर आप एक्चुअल पेमेंट कर रहे होते हो सर। इंपॉर्टेंट, अगर कभी भी आप पैन फर्निश नहीं करते, आप पैन फर्निश नहीं करते, ठीक है, आपका टीडीएस काटने की बारी आ रही है, या टीडीएस कलेक्ट करने की बारी आ रही है, तो आपका ना टीडीएस और टीसीएस हायर रेट से डायरेक्ट या कलेक्ट किया जाएगा। कौन सा हायर रेट है समझना सर? मेरा टीसीएस कलेक्ट होना है, मैंने पैन फर्निश नहीं किया, तो भैया मेरा किस तरह से टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा सर? ट्वाइस द रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन और 5% व्हिचएवर इज हायर। ट्वाइस मेरे साथ रिपीट करो ना बाबा, मेरे साथ रिपीट करो सर। ट्वाइस द रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन और 5% व्हिचएवर इज हायर सर। वन एच के लिए कभी भी अगर 1H की बात करूंगा ना, 1H, तो इसमें क्या होगा, मैक्सिमम 1% लगता है। 1H में कितना लगता है? मैक्सिमम 1% लगता है, मैक्सिमम 1% सर, ठीक है। और सर टोटल टीसीएस कलेक्शन हमेशा 20% ही हो सकता है, उससे ज्यादा कभी भी टीसीएस कलेक्शन 20% तो नहीं हो सकता, लॉजिकल सी बात है सर। अगर मैं पैन फर्निश नहीं कर रहा, तो मेरा टीडीएस भी हायर रेट से काटा जाएगा। और टीडीएस के लिए हायर रेट क्या लगती है सर? जो भी रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन होती है, जो भी रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन है, 194C का 2% है, 194J का 10% है, जो भी रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन है वो पकड़ लो, या 20% पकड़ लो सर, विचएवर इज हायर सर। 20% विचएवर इज हायर सर। लेकिन अगर 194Q की या 194O की बात करोगे, तो इसमें मैक्सिमम सर 5% चलता है, मैक्सिमम 5% चलता है सर। वी गॉट दैट पॉइंट, अपने को मस्त, सही बात, अच्छे से समझ में आ गई सर, आ गई अच्छे से सर। केस स्टडी 9 में आ जाओ सर। इतनी जल्दी इतनी सारी केस स्टडी कर ली? अरे तुम मेरे टैलेंट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मेरे टैलेंट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तो केस स्टडी 9 क्या बोलता है समझ लो। 33rd पॉइंट, एनी सेल फैसिलिटेटेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर बट डिलीवरी मेड टू बायर एंड पेमेंट डायरेक्टली रिसीव्ड टू द सेलर, देन ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू टीडीएस ऑन दैट सेल्स आल्सो। मतलब सर क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये है राहुल, ये है सर मिंत्रा, सर ये मान लो यहाँ पे भूमिश। सर राहुल ने सेल्स किया मिंत्रा के थ्रू, लेकिन सर सामान खुद ही भेज दिया भूमेश को, पेमेंट ने खुद ही पेमेंट कर दिया, भूमेश ने खुद ही पेमेंट कर दिया राहुल। यानी सर मिंत्रा का काम सिर्फ सेल्स फैसिलिटेट करना था, लेकिन पेमेंट डायरेक्टली राहुल ने मतलब पेमेंट भूमेश ने राहुल को कर दिया।
सामान डायरेक्टली वो राहुल ने भूमिश को भेजा। सर आपस में ये लोग गुड्स एक्सचेंज कर ले रहे हैं, आपस में पेमेंट कर ले रहे हैं। सर मिंत्रा ने सिर्फ सेल फैसिलिटेट करवाई है। प्रोविजन कहता है सर इस केस में भी इस सेल पे मिंत्रा को टीडीएस काटने की जरूरत है। मिंत्रा हैज टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194 ओ। अगर सेल फैसिलिटेट भी कर रहा है ना, भले पेमेंट रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस केस में मिंत्रा को टीडीएस 194 ओ में काटना पड़ता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को काटना पड़ जाता है। सर कभी भी अगर जो राहुल है, मान लो मिंत्रा ही है और ये राहुल है, राहुल सेलर है, ठीक है। राहुल ने अगर पैन फर्निश नहीं किया तो भैया हायर रेट सीरीज से टीडीएस डिडक्ट होता है, हायर रेट सीरीज डिडक्ट होगा और हायर रेट 194 ओ के लिए ना सर 5% होता है, 5% से ऊपर कभी टीडीएस नहीं काटा जाता ओ में। सर सर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन था, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, अगर आपको याद है। सर 194 सी जब हम पढ़ते थे ना और 194 जे जब हम पढ़ते थे ना, हमने पढ़ा हुआ था कि 194 सी और जे में सर कभी अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट करते हो, पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट करते हो, तो भैया इन सेक्शंस पे टीडीएस नहीं काटा जाता। अगर आप हाईजैकर वगैरह हो, अगर आप हाईजैकर की वाली कैटेगरी में आते थे, सर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, आपका प्रोफेशनल सीट्स 50 लाख से कम की पिछले साल में, तो भैया 194 सी 194 जे में अगर आप पेमेंट करते हो तो वैसे टीडीएस नहीं काटना पड़ता था। लेकिन टर्नओवर अगर ज्यादा रहता था तो आपको पर्सनल पर्पस के लिए एग्जाम्पशन था, अगर आपको याद हो पर्सनल पर्पस में एग्जाम्पशन रहता था। प्रोविजन कहता है सर 194 सी में मिलता है, जे में मिलता है, लेकिन 194 एच में ऐसा कोई एग्जाम्पशन नहीं है। कभी भी अगर आप 194 एच में कभी ब्रोकरेज पेमेंट कर रहे हो, पर्सनल पर्पस के लिए ब्रोकरेज पेमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल घर खरीदते टाइम पेमेंट कर रहे हो, सर इस केस में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। 194 एच का टीडीएस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन पर्सनल सर्विसेज। 194 एच में टीडीएस हमेशा काटना पड़ता है, भले पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्सनल पर्पस का एग्जाम्पशन सिर्फ और सिर्फ सी और जे में है, एच में कोई ऐसा पर्सनल पर्पस का एग्जाम्पशन नहीं है। सर यस सर, वी गॉट दैट पॉइंट, वी गॉट दैट पॉइंट। सर इसके बाद कभी सुनना 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 सुनना, अगर कभी भी आप रेसिडेंट पर्सन हो और किसी नॉन रेसिडेंट को इक्वलेशन लेवी पे कर रहे हो, तो भैया 6% काटना है, मतलब एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट कर रहे हो तो 6% इक्वलेशन लेवी काटना है। लेकिन सर अगर किसी नॉन रेसिडेंट का इंडिया में कोई ऑफिस है और आप इसके ऑफिस को पेमेंट कर रहे हो, तो क्या इक्वलेशन लेवी काटनी है? सर इक्वलेशन भी इस केस में नहीं काटते कभी। अगर नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करे उसका कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं इंडिया में, तो इक्वलेशन लेवी काटते हैं, अदरवाइज इक्वलेशन लेवी नहीं कटती यहाँ पे। सर वी गॉट दैट पॉइंट। सर नो इक्वलेशन फॉर पर्सनल पर्पस। अगर मैं मान लो यूएसए में अपने आप को ऐड करवा रहा हूँ, मान लो यूएस मैट्रिमनी मेरा ऐड जा रहा है कि भैया सुयोग्य वर है जिसको शादी करवानी है, इस केस में अगर मैं अपना ऐड करवा रहा हूँ और 5 लाख रुपए पेमेंट कर रहा हूँ यूएसए में, तो उस केस में क्या उस एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट पे मैं इक्वलेशन लेवी डिडक्ट करूंगा? राइट आंसर इज नो। अगर कभी भी अगर पर्सनल पर्पस के लिए आप पेमेंट करते हो ना, उसमें इक्वलेशन लेवी नहीं काटी जाती है। सर ठीक है। वो पॉइंट नंबर 38 सर क्या कहते हैं सुना। सर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने किसी एसोसिएट को पेमेंट करूँ, ये राहुल है और ये रेचल है। राहुल अपनी रेचल यानी अपने एसोसिएट को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है। सर इंटरेस्ट का पेमेंट करते टाइम सर 94 बी के प्रोविजंस लग जाते हैं। सर 30% ऑफ इबिटडा ही अलाउ होता है, 30% ऑफ इबिटडा इज ओनली अलाउड। लेकिन सर अगर मान लो राहुल किसी थर्ड पर्सन को पेमेंट कर रहा है, हु इज चैंडलर, सर राहुल एंड चैंडलर आर नॉट एसोसिएट्स, दीज आर नॉट एसोसिएट्स। लेकिन सर इस चैंडलर के साथ ना एक प्रायर एग्रीमेंट कर रखा है। प्रायर एग्रीमेंट कैसा? सर रेचल ने बैंक गारंटी दे रखी है, अरे रे 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 रेचल ने गारंटी दे रखी है, गारंटी दे रखी है, ओए होए 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 होए। चैंडलर जो लोन दे रहा है ना राहुल को, इस पे रेचल ने गारंटी दे रखी है। बस चैंडलर जो लोन दे रहा है ना, इसके साथ में रेचल ने एक मैचिंग अमाउंट जमा करवा रखा है। मान लो चैंडलर ने 10 करोड़ का लोन दे रखा है, तो रेचल ने 9 करोड़ रुपए चैंडलर को जमा करवा दिए। प्रोविजन कह रहा है इस केस में अगर आप कभी इंटरेस्ट पेमेंट कर देते हो किसी थर्ड पर्सन को, ही हु इज नॉट इवन योर एसोसिएट, उस केस में भी 94 बी के प्रोविजंस लग जाते हैं। 94 बी के प्रोविजंस उस केस में भी लगेंगे जिस केस में आप थर्ड पर्सन को पेमेंट कर रहे हो, इवन दो ही इज नॉट योर रिलेटिव। सर समझ में आ गया? ये सर समझ में आ गया। अच्छा एक बहुत बड़ी बात, अगर आप एसोसिएट एंटरप्राइज को पेमेंट कर रहे हो कभी भी 94 बी में 30 एसोसिएट एंटरप्राइज को पेमेंट कर रहे हो ना, ये 1 करोड़ तक अगर इंटरेस्ट पेमेंट किया है तो उसपे कोई भी आपका 94 बी के प्रोविजन नहीं लगते। साल भर में अगर 1 करोड़ तक का एसोसिएट्स को इंटरेस्ट का पेमेंट किया है ना, उसपे कोई भी अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर जितना भी आपका एक्सेस इंटरेस्ट है तो वो डिसअलाउड हो जाता है, और जो डिसअलाउड इंटरेस्ट है ना सर, वो आप नेक्स्ट ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कभी भी अगर आपको एक्सेस इंटरेस्ट मिल गया ना, मान लो आपका इस साल में इंटरेस्ट आपने पे किया 10 करोड़ रुपए और आपको अलाउ कितना था मान लो 8 करोड़ रुपए, तो जो 2 करोड़ है डिसअलाउ हो गया, 2 करोड़ डिसअलाउड। अब सर जो डिसअलाउ होता है ना सर, इसको आप नेक्स्ट ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड करोगे क्या सर, नेक्स्ट ईयर में मान लो कभी आपको एक्स्ट्रा लिमिट मिल रही है तो नेक्स्ट ईयर की लिमिट सेट ऑफ कर सकते हो। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो एंड सेट ऑफ भी कर सकते हो। सर वी गॉट दैट पॉइंट। सर कभी भी अगर सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने के लिए बोला, अगर कभी भी अगर कभी भी अपने को सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने को बोला, तो उस केस में क्या करेंगे सर? उस केस में अपने को ना सर इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ जाता है, इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ जाता है। सर इंटरेस्ट किस रेट से करते हैं, इंपॉर्टेंट ये नहीं इंटरेस्ट किस रेट से करते हैं। देखो जिस साल का सेकेंडरी एडजस्टमेंट होता है उस साल को पकड़ो। मान लो सर प्रीवियस से 24-25 में आपको इंटरेस्ट ऑफर करना है, तो फिर 1 अप्रैल का आप रेट पकड़ोगे।
सर उससे पहले भी एक चीज़ पकड़नी पड़ती है सर, ट्रांज़ैक्शन किस में हो रहा है? अगर ट्रांज़ैक्शन आपका रुपीज़ में हो रहा है, ट्रांज़ैक्शन TXN ट्रांज़ैक्शन इज़ इन रुपए, अगर ट्रांज़ैक्शन रुपीज़ में हो रहा है तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा सर 1 अप्रैल 2024 का ना एसबीआई का रेट पकड़ोगे। जो एसबीआई आपका रेट लेता है ना, एसबीआई रेट लेता है ना वो, प्लस उसमें 3.25% आप ऐड करने वाले हो। आप 3.25% ऐड करने वाले हो सर, ये बात अपने को समझ में आती है? यस सर, एब्सोल्यूटली समझ में आ जाती है सर, बिल्कुल मस्त से समझ में आ जाती है। सर लेकिन अगर सर सर अगर कभी भी आपका ट्रांज़ैक्शन फ़ॉरेन करेंसी, मान लो सर रेचल ने मेरे को लोन दे रखा है, किसमें? सर रेचल ने लोन दे रखा है, मैंने रेचल का ट्रांज़ैक्शन कर रखा है। सर मान लो डॉलर में कर रखा है, तो प्रोविज़न कहता है उस केस में आपको इंटरेस्ट लिबर में ऑफ़र करना पड़ता है। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा रहता है? सर जो 6 मंथ लिबर रेट रहता है ना, 6 मंथ्स लिबर रेट सर कौन सा 30th सितंबर वाला, सर उस पे आपको 3% ऐड करना है सर, उस रेट से आप करने वाले हो। यानी 24 प्रीवियस 24-25 का इंटरेस्ट का आप इंटरेस्ट ऑफ़र करना चाह रहे हो, तो 30th सितंबर 2024 का आप इंटरेस्ट लेने वाले हो, 30th सितंबर 2024 का लिबर का रेट लेने वाले हो, 6 मंथ्स लिबर रेट लेने वाले हो, उसपे 3% ऐड करने वाले हो। उस हिसाब से आप ट्रांज़ैक्शन करने वाले हो। सर समझ में आ गया क्या? यस सर समझ में आ गया। सर कभी भी अगर आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं करना, मान लो आपको अगर कभी सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं करना, तो भैया आपके पास एक ऑप्शन रहता है। आप एडिशनल टैक्सेस पे कर सकते हो। सर कितना 18% प्लस 12% सबचार्ज प्लस 4% एजुकेशन सेस भर सकते हो। सर लेकिन ध्यान देना, जिस दिन आप सेकेंडरी एडजस्टमेंट करते हो, द डे ऑन व्हिच यू पे एडिशनल टैक्सेस, जिस दिन आप एडिशनल टैक्सेस पे करते हो ना सर, उस दिन तक का इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद से इंटरेस्ट बंद हो जाता है, लेकिन उस दिन तक का तो इंटरेस्ट आपको देना ही देना पड़ जाता है। सर समझ में आ गया क्या? यस सर समझ में आ गया। समझना? सर जब कभी भी आप आर्म्स लेंथ प्राइस का कैलकुलेशन करते हो, ये सर आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। जब कभी भी आर्म्स लेंथ प्राइस का कैलकुलेशन करते हो ना, एक थंब रूल मान लो सर, द मोस्ट इंपोर्टेंट रूल ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज स्टार्ट विद अनरिलेटेड पार्टी। अगर सर ट्रांजैक्शन कर रखा है रिलेटेड को भी अनरिलेटेड को भी, कॉस्ट आपको प्रॉफिट मार्जिन दे रखा है रिलेटेड का भी अनरिलेटेड का भी, प्रॉफिट मार्जिन के अलावा आपका सर परसेंटेज दे रखा है रिलेटेड का भी अनरिलेटेड का भी, हमेशा ट्रीटमेंट किया जाता है अनरिलेटेड पार्टी से। हमेशा अनरिलेटेड पार्टी का परसेंटेज उठाएंगे, अनरिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन प्राइस उठाएंगे, हमेशा एडजस्टमेंट उससे कर रहा है, तभी आंसर मैच करेगा, अदरवाइज आंसर मैच नहीं करने वाला। हमेशा सर अनरिलेटेड पार्टी को पकड़ना है और अनरिलेटेड पार्टी के प्राइस से और उसके कॉस्ट प्राइस से, उसके प्रॉफिट मार्जिन से, उसके ट्रांजैक्शन प्राइस से अपने को एडजस्टमेंट शुरू करना है, अदरवाइज आंसर मैच नहीं करेगा। सर ठीक है, कर भी जाएगा तो आंसर ऐसे ही नहीं देगा, ठीक है। सर अपने को समझ में आ गया, मस्त समझ में आ गया। सुनो सर, पॉइंट नंबर 45, अरे सर क्या स्पीड में चल रहे हो, अरे तुम मेरी चीज को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अगर अभी भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, सुनो, वीडियो अगर तुम लाइक नहीं करोगे ना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, मैं बता रहा हूँ माता रानी तुमको पाप लगाएगी। तुमको 10th फ्लोर पे जाना होगा और देखना 2 मिनट की तुमको देर हो रही होगी और तुम्हारी लिफ्ट नहीं काम करेगी। तुम साइकिल से कहीं जा रहे होगे, कोई तुमसे गुस्से में तुम्हारा टायर का हवा निकाल देगा, अगर तुम वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो। सर ठीक है, कर देंगे सर। सुन सर क्या कहते हैं, कोई अगर साथ में केस स्टडी भी सॉल्व करना चाहता है तो इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे सारी केस स्टडी सॉल्व हो जाती है। और सर ये लास्ट मिनट पॉइंटर्स हैं, ये पॉइंटर्स आपको नहीं भूलने हैं एग्जाम से पहले। आप अब तक समझ गए होगे इस वीडियो का इंटेंशन कि भैया मैं आपको एमसीक्यू सिर्फ नहीं सॉल्व करवा रहा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, लास्ट मिनट पॉइंटर्स जो एग्जाम के 1 घंटा पहले आपको देख के जाने हैं। तो भैया थोड़ा सा बढ़िया एक्टिवली सुनो। सर कहते हैं 194 एन में कभी भी टीडीएस काटते हैं, तो 194 एन में टीडीएस हमेशा 1 करोड़ के ऊपर वाले अमाउंट पे रहता है। सर कभी भी मान लो अगर आपने विथड्रॉ किया बैंक से, मान लो 20 करोड़ के ऊपर विथड्रॉ किया हुआ, 1 करोड़ विथड्रॉ किया हुआ, 2 करोड़ विथड्रॉ किया, तो भई 1 करोड़ के ऊपर का जो विथड्रॉवल है हमेशा टीडीएस उस पे 2% लगता है। उस पे हमेशा 2% टीडीएस लगता है, सर ठीक है। लेकिन सर ध्यान देना, अगर कभी भी मैंने पिछले 3 साल का आरओआई ही नहीं फर्निश कर रखा, सर मान लो प्रीवियस 24-25 की बात है। सर मैंने 23-24, 22-23, 21-22 सर इन 3 साल का आरओआई ही नहीं फर्निश किया। डेट सबकी जा चुकी है सर, आरओआई ही नहीं फर्निश किया। तो भैया इस केस में ना मेरे लिए टीडीएस की लिमिट होगी 20 लाख रुपए की। 20 लाख तक कोई टीडीएस नहीं कटने वाला विथड्रॉवल पे। लेकिन सर एक बार अगर मैंने 20 लाख से ज्यादा विथड्रॉ कर लिया ना, 20 लाख से ज्यादा विथड्रॉ कर लिया, 1 करोड़ तक का विथड्रॉवल कर लिया, तो भैया 2% टीडीएस लगेगा। और सर 1 करोड़ के ऊपर अगर कभी विथड्रॉवल कर लिया, तो भैया इस केस में जितना भी विथड्रॉवल करूंगा उसका 5% लगने वाला है सर। इंपॉर्टेंट 194 एन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है सर। सर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना। सर अगर कभी भी आप डिपॉजिट कर रहे हो या विथड्रॉवल कर रहे हो अपने करंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा का, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से सुनो। सर अगर कभी भी आप करंट अकाउंट है आपका, ठीक, करंट अकाउंट में डिपॉजिट भी कर रहे हो, विथड्रॉवल भी कर रहे हो, 50 लाख के ऊपर का डिपॉजिट कर रहे हो या विथड्रॉवल कर रहे हो, सर ध्यान देना इस कारण से आपका अकाउंट एक रिपोर्टेबल अकाउंट बन जाता है। देखो 1 करोड़ के ऊपर विथड्रॉवल कर रहे हो तो टीडीएस तो कटेगा, वो बात तो पक्की है। लेकिन सर अगर कभी 50 लाख से ज्यादा या तो डिपॉजिट कर रहे हो या तो विथड्रॉ कर रहे हो, तो भैया उस केस में आपका अकाउंट रिपोर्टेबल अकाउंट भी बन जाता है। सर आपके बारे में चुगली करते हैं कौन? ऐसे बैंक वाले।
राहुल ने पैसा निकाला 50 लाख के ऊपर, भैया बैंक वाला चुगली कर देगा। राहुल ने पैसा जमा करा है तो भैया बैंक वाला चुगली कर देगा। भैया बैंक वाले चुगली कर देते हैं इन चीजों के बारे में। तो इन चीजों के लिए अपने को बिल्कुल प्रॉपर्ली सचेत रहना है सर। वी गॉट दैट पॉइंट, वी गॉट दैट पॉइंट। सर यही सिमिलरली अगर आप सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख तक जमा करवाते हो सर, सेविंग्स अकाउंट में सर विथड्रॉवल पे कोई सेफ्टी रिपोर्टिंग नहीं है। सेविंग्स अकाउंट में सर अपने को हमेशा सिर्फ निकालने पे देखना है, सॉरी डिपॉजिट पे देखना है। अगर 10 लाख के ऊपर डिपॉजिट कर रहे हो तो सिर्फ तभी एसएफटी रिपोर्टिंग होती है। सेविंग्स अकाउंट में कोई विथड्रॉवल का ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं। सर कोई भी बैंक हो, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज हो सर, किसको भी अगर रिपोर्टिंग करनी है सर, कोई भी कंपनी इसके ऊपर एसएफटी रिपोर्टिंग करने का ऑब्लिगेशन है, वो कब तक रिपोर्टिंग करेंगे? देखो कहता है सर 30th मई ऑफ द असेसमेंट ईयर तक इनको रिपोर्टिंग कर देनी पड़ेगी। इनको एसएफटी रिपोर्टिंग 30th मई तक करनी पड़ेगी, 30th मई ऑफ द असेसमेंट ईयर तक। लेकिन सर ये लोग नहीं करते इन केस, तो क्या होगा? तो भैया इनके पास नोटिस आता है और सर इनके पास ना इनको एक पेनल्टी देनी पड़ती है सर। पेनल्टी कितनी? सर कहते हैं 500 रुपीज पर डे। और सर कब तक लगती है पेनल्टी? कहता है जब तक आपके पास नोटिस में कोई डेट ना आ जाए। नोटिस की डेट नहीं सर, नोटिस की डेट इंपॉर्टेंट नहीं है सर, नोटिस में जो डेट मेंशन्ड है सर वो इंपॉर्टेंट है सर। मान लो अगर आपको बोला गया, आपके पास नोटिस आया सर 15/7 को, 15 जुलाई को नोटिस आया और आपको बोला गया है कि सर 30 जुलाई तक आप रिटर्न फाइल कर दो, तो कहता है 30 जुलाई तक ना आपको रिटर्न फाइल कर देना पड़ेगा। और जिस अगर 30 जुलाई तक आपके ऊपर 500 पर डे की पेनल्टी लगेगी। लेकिन सर अगर आपने डेट मेंशन्ड इन नोटिस तक भी आपने रिटर्न नहीं फाइल किया एसएफटी का, तो उस केस में 1000 रुपीज पर डे की पेनल्टी लगाई जाती है सर। वी गॉट दैट पॉइंट सर, ठीक है। इसके अलावा सर एक पॉइंट आता है, कौन सा? सर कई बार कई बैंक्स रहते हैं सर, नॉर्मली आपने सुना होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट आपको कभी भी अलाउड नहीं होते। प्रोविजन फॉर बैड डेट हमेशा इनकम टैक्स में डिसअलाउड होते हैं। लेकिन सर अगर बैंक्स रहते हैं ना, तो बैंक्स को प्रोविजन फॉर बैड डेट मिलता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट मिलता है सर, कितना मिलता है? इंपॉर्टेंट है सर। कहता है 8.5% ऑफ जीटीआई मिलता है आपको। आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है ना, उसका 8.5%, 8.5% आपको एक प्रोविजन फॉर बैड डेट इज अलाउड, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज अलाउड। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है? इंपॉर्टेंट कैच सर, अगर आप कोई ऐसे बैंक हो जिनके पास रूरल में ब्रांचेस है, रूरल इंडिया में ब्रांचेस है, गांव में ब्रांचेस है, तो उन गांव वाली ब्रांचेस का, उन रूरल ब्रांचेस का जितने भी एडवांसेस है, फॉर एग्जांपल रूरल ब्रांचेस ने मान लो 1000 करोड़ का एडवांस दे रखा है, तो भैया जितना भी आपका एडवांसेस है ना, उस एडवांस का 10%, उस एडवांस का 10% आपको एडिशनल प्रोविजन मिलता है, प्रोविजन अलाउड होता है। सर कभी भी अगर आपके पास एक्चुअल बैड डेट आता है तो हमेशा पहले प्रोविजन से एडजस्ट करोगे। एक बार प्रोविजन खत्म हो जाए तो फिर एक्चुअल बैड डेट्स का डिडक्शन ले लो। लेकिन सर ऐसे ही आप एक्चुअल बैड डेट का डिडक्शन नहीं लेने वाले हो, एक्चुअल बैड डेट का डिडक्शन नहीं लेने वाले हो सर। वी गॉट दैट पॉइंट, अपने को ये बात समझ में आ गई। 8.5% का प्रोविजन अलाउ होता है, प्लस 10% का अपने को 10% का अपने को और प्रोविजन अलाउ होता है। 8.5% ऑफ जीटीआई लेना है, 10% ऑफ द रूरल एग्रीकल्चर एडवांसेस लेना है। सर समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया सर। उसके अलावा कई बार क्या होता है सर, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन आपके में लिखा हुआ मिलेगा, कई बार क्वेश्चन में आपको सर अमल कमीशन लिखा हुआ मिलेगा, कई बार डीमर्जर सक्सेशन या कन्वर्जन लिखा हुआ मिलेगा। इस केस में सर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो सुनो ध्यान से। सर कभी भी रीऑर्गेनाइजेशन होता है, बिजनेस रिकंस्ट्रक्शन होता है सर, आपका अमल कमीशन होता है सर। इस केस में इनकम टैक्स कैसे मानता है सर? कहता है कि आप ऐसा मानो कि कोई अमल कमीशन हुआ ही नहीं है। आप अमल कमीशन नहीं हुआ सर, ऐसे हिसाब से आप पूरा पूरा डिप्रिसिएशन निकाल लो। फिर जितने दिन के लिए वो एसेट पुरानी एंटिटी में यूज हुआ है और जितने दिन के लिए वो एसेट नई एंटिटी में यूज हुआ है सर, उन नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे डिप्रिसिएशन को स्प्लिट कर दोगे। एसके बेसिस पे आपका पूरा डिप्रिसिएशन नई एंटिटी और पुरानी एंटिटी दोनों के लिए आ जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज सर, ऐसा एक एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है सर, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर क्वेश्चन बैंक सर, शासाई लिमिटेड शीडी लिमिटेड का क्वेश्चन दे रखा है। अगर टाइम है तो कर लेना, नहीं तो अदरवाइज इस कंसेप्ट से भी आपका काम हो जाएगा। सुनना, अगर आप कभी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हो सर, कैश में क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हो 1 लाख रुपए तक का, 1 लाख या उससे ज्यादा का, उस केस में एसएफटी रिपोर्टिंग होती है। बस अगर 10 लाख से ज्यादा का बैंकिंग चैनल से अगर क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर देते हो ना, तो उस केस में भी आपकी एसएफटी रिपोर्टिंग हो जाती है सर। वी गॉट दैट पॉइंट, समझ में आ गया? अच्छे समझ में आ गया। सुनो सर, केस स्टडी 12 में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, कई बार क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल ये राहुल है और ये रेचल है, राहुल है रेचल। सर कई बार होता है ना सर, कोई एक कंडीशन होती है सर जिस कारण से एसोसिएट बनते हो सकता है सर, राहुल और रेचल आपस में एक दूसरे से 26% ज्यादा होल्ड कर रहे हैं। राहुल रेचल प्राइवेट लिमिटेड में 20% ज्यादा, 26% ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, इसलिए राहुल रेचल एसोसिएट है। सर जरूरी नहीं सर एक कंडीशन, हो सकता है मल्टीपल कंडीशन से इन्फ्लुएंस कर रही हो सकता है सर रेचल, राहुल ने लोन दे रखा हो रेचल को, और सर जो लोन गिवन है सर, 51% ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द बुक, वो टोटल बुक वैल्यू एसेट्स ज्यादा हो सकता है। एक कंडीशन से ज्यादा, मोर देन वन कंडीशन के कारण ये दोनों आपस में एसोसिएट बन रहे हैं। राइट आंसर इज सर, इट इज पॉसिबल एंड इट इज करेक्ट। अगर कभी भी एक कंडीशन से ज्यादा कोई कंडीशन है जिसके कारण सर अगर ये लोग आपस में एसोसिएट बन रहे हैं, तो इट इज इक्वली वैलिड, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है सर। वी गॉट दैट पॉइंट सर, वी गॉट दैट पॉइंट। उसके बाद सर सुनना ध्यान से, सर अगर मैं कभी भी कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट ही नहीं करता, अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट ही नहीं करता, सुनना इंपॉर्टेंट बात है, मेरे को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करना चाहिए था, मैंने रिपोर्ट नहीं किया सर। आईसीआई क्या करता है सर, 200% ट्रीट करता है उसको पेनल्टी, मिस रिपोर्टिंग मानता है उसको।
मैंने कोई रेचल के साथ ट्रांज़ैक्शन किया, मैंने रिपोर्ट ही नहीं किया उस ट्रांज़ैक्शन को। सर उस केस में क्या होगा? सर मेरे को 200% की पेनल्टी लगाई जाएगी, टैक्सेस जो भी टैक्सेस निकलेंगे ना, उस टैक्सेस पे 200% पेनल्टी लगाई जाएगी। आईसीआई उसको मिस रिपोर्टिंग मानता है। सर लेकिन मैंने अगर मान लो बुक्स मेंटेन नहीं की, तो बुक्स मेंटेन करने में सर 200% पेनल्टी लगती। सर बुक्स मेंटेन नहीं करने पे सर 2% ऑफ द ट्रांज़ैक्शन वैल्यू की पेनल्टी लगती है। और सर बुक्स फर्निश नहीं करने पे भी 2% की पेनल्टी लगती है। तो मैंने क्या बोला सुनो, ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं किया या ट्रांज़ैक्शन मैंने छुपा दिया, मतलब क्या बोलता है सर, अगर मैंने ट्रांज़ैक्शन रिपोर्ट ही नहीं किया, उस केस में क्या होगा सर, 200% ऑफ द टैक्सेस की पेनल्टी लगाई जाती है मिस रिपोर्टिंग मान के। लेकिन सर मैंने बुक्स ही मेंटेन नहीं की, या मैंने सर एओ ने मांगी, मैंने बुक्स ही नहीं दी उसको। इस केस में क्या होगा सर, ट्रांज़ैक्शन वैल्यू का 2% मेरे ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। सर दोनों में छोटा-सा डिफरेंस है। तो सुनना, कई बार क्या होता है सर, जैसे मान लो राहुल ने रेचल के साथ ट्रांज़ैक्शन किया। राहुल ने रेचल के साथ ट्रांज़ैक्शन किया। राहुल ने रेचल का ट्रांज़ैक्शन किया 100 करोड़ और सर इसकी आर्म्स लेंथ प्राइस है मान लो 130 करोड़ की। अब सर असेसिंग ऑफिसर ने राहुल की इनकम 30 करोड़ से बढ़ा दी। सर क्या 30 करोड़ से बढ़ाने के बाद, राहुल की इनकम 30 करोड़ से बढ़ाने के बाद क्या रेचल की को डिडक्शन एक्स्ट्रा मिलेगा क्या? क्या रेचल को एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिलेगा, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर मिलेगा क्या? सर नहीं मिलने वाला ना। सर कभी भी अगर एक की इनकम बढ़ाई जाती है ना, तो दूसरे की इनकम कभी भी चेंज नहीं की जाती। सर ठीक है, समझ में आ गया, सर समझ में आ गया। सर ठीक। सर कई बार क्या होता है सुनना, जैसे फॉर एग्जांपल राहुल ने अगर मान लो 100 करोड़ का ट्रांज़ैक्शन था, सेल्स कर रखी थी। सर मान लो अगर राहुल ने, सर यही ट्रांज़ैक्शन 70 करोड़, मतलब इसकी आर्म्स लेंथ प्राइस 70 करोड़ है, लेकिन राहुल ने महँगे में कर रखा है, तो क्या राहुल के ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविज़न लग जाएँगे क्या? सर राहुल के ऊपर नहीं लगते, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुनना। अगर कभी भी अगर कभी भी राहुल ने ट्रांज़ैक्शन किया 100 करोड़ का ट्रांज़ैक्शन, सर उसकी मार्केट वैल्यू है ही कुल 50 करोड़, मैंने जानबूझ के महँगे में बेच लिया, तो क्या मेरे ऊपर भी प्रोविज़न लगा दोगे क्या ट्रांसफर प्राइसिंग के? राइट आंसर इज़ नो। अगर कभी भी इनकम इंक्रीज़ हो रही होती है ना, सॉरी इनकम कम हो रही होती है, तो इस केस में ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविज़न नहीं लगता, सिर्फ इनकम इंक्रीमेंट के टाइम पे ही लगता है। सुन, सर इंपॉर्टेंट क्या है, सर कभी भी अगर आप सर कभी अगर कोई इंडिविजुअल है, सर कोई यूँ बोलो फर्म है, फर्म अगर कभी भी पेमेंट करे इंटरेस्ट का, किसको इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है सर? मान लो सर कि अपने किसी एचयूएफ को पेमेंट कर रही है, तो क्या 12% वाली लिमिट लगती है? सर नहीं लगती। सर एचयूएफ का करता मान लो अगर पार्टनर है, तो भी सर लिमिट नहीं लगती। सर कभी भी अगर आप अपने एचयूएफ को किसी एचयूएफ को पेमेंट कर रहे हो या किसी पार्टनर की वाइफ को पेमेंट कर रहे हो, सर इस केस में 12% वाली लिमिट कहीं से भी नहीं लगती। सर और ध्यान देना सर, कभी भी अगर आप 12% वाली लिमिट लगाते हो या इंटरेस्ट की लिमिट लगाते भी हो, तो भैया जिस दिन डीड में मेंशन है ना, उसके बाद से ही लगने वाला है। सर ऐसे क्या हुआ सर, मान लो फॉर एग्जांपल राहुल, बी, सी, डी, सर 3-4 लोग पार्टनर हैं। यहाँ पे सर कोई इंटरेस्ट का क्लॉज़ नहीं, कोई रेम्युनरेशन क्लॉज़ नहीं। हमने 1 अक्टूबर 2024 को सर डीड अमेंड कर दी। डीड अमेंड करके बोला कि भैया 1 अप्रैल से जो भी मिलेगा ना, अब अपने को इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन सब मिलेगा, 1 अप्रैल से मिलेगा। डीड साल के बीच से अमेंड करके 1 अप्रैल से इंटरेस्ट रेम्युनरेशन ले रहे हो, क्या अलाउड होगा क्या? राइट आंसर इज नहीं अलाउ होने वाला है। तो वे सर डीड रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड करके उसका इम्पैक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं ले सकते सर, डीड हमेशा प्रोस्पेक्टिवली ही अमेंड की जाती है। सुनना, सर कभी भी अगर पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर रिटायर हो जाता है, मान लो एबीसी करके 3 पार्टनर्स है, ठीक है? और उसमें से ए रिटायर कर जाता है, तो कहते हैं जो भी ए का शेयर ऑफ लॉसेस है ना, सर दिस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड बाय द फर्म, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती फर्म। सर लेकिन मान लो अगर ए की डेथ हो जाती है, तो सर कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, सर डेथ में भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन सर डेथ के केस में एक ऑप्शन रहता है, अगर सर लीगल हायर बिज़नेस कंटिन्यू करता है ना, तो इस केस में सर अलाउड हो जाता है। लीगल हायर कभी बिज़नेस कंटिन्यू करेगा ना, इस केस में सर ये अलाउड हो जाता है कैरी फॉरवर्ड करना। सर रिटायरमेंट नॉट अलाउड, डेथ नॉर्मली नॉट अलाउड, लेकिन लीगल हायर कंटिन्यू करते हैं तो अलाउ हो जाएगा। सर लेकिन ये प्रोविज़न लगता है सिर्फ और सिर्फ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस के लिए सर, या सॉरी लॉसेस के लिए लगता है। सर कभी अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पे ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है अपने पास सर, ठीक है। सर 94 भी क्या कहते हैं, देखो कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये है रेचल और ये राहुल। सर रेचल ने राहुल को दे दिया लोन, और लोन दे दिया सर कितने पे लोन दे दिया सर, 12% पे, और सर 12% लोन भी मार्केट आर्म्स लेंथ प्राइस पे है। जो लोन दे रहा इंटरेस्ट दे रखा है ना सर, ये इंटरेस्ट आर्म्स लेंथ प्राइस पे है सर, इंटरेस्ट में कोई चोरपंती नहीं कर रखी राहुल रेचल ने, कोई चोरपंती नहीं कर रखी सर, कोई प्रॉपर है, लेकिन सर इसके ऊपर भी 94 बी के प्रोविजन लगेंगे। जो 30% ऑफ एबिटा वाले प्रोविजन है ना सर, इट इज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द आर्म्स लेंथ प्राइस और नॉट, वो आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन हो रखा है या नहीं हो रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कभी भी अगर पेमेंट करते हो एबिटा एसोसिएटेड एंटरप्राइज को, भले ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे ही क्यों ना हो, आप ज्यादा इंटरेस्ट नहीं पे करना चाहते, ज्यादा इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं अलाउ करना चाहती, इसलिए 94 भी आया सर, इसलिए नहीं आया कि आप ट्रांसफर प्राइस पे ट्रांजैक्शन प्राइस पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सर वी गॉट दैट पॉइंट, अपने को समझ में आ गई, वो बात अच्छे से समझ में आ गई। देखो सुनो,
115 बी डबल ए की बात बता रहा हूँ, 115 बी डबल ए की। देखो, कभी भी अगर कोई कंपनी रहती है सर, कंपनी की कुछ इनकम्स 25% टैक्सेबल होती है या 30% टैक्सेबल होती है। सर बाकी सारी इनकम स्पेशल रेट टैक्स होती है। सर बाकी सारी इनकम पे स्पेशल रेट टैक्स लगता है। सर कैपिटल गेन है तो स्पेशल रेट से लगेगा, या फिर सर कोई लॉटरी वगैरह जीत गई तो स्पेशल रेट से लगेगा, कोई ऑनलाइन गेमिंग है स्पेशल रेट से लगेगा, कोई अनएक्सप्लेन्ड इनकम है स्पेशल रेट से लगेगा। सर स्पेशल रेट्स हटा दो। जो जनरल टैक्स रेट होता था ना 25%, 30%, सर उसको सब्स्टिट्यूट करता है 115 बीए, यानी सर उन सारी इनकम्स को 22% से लगाता है। यानी सर अगर कोई कंपनी है बीए में ऑप्ट कर रही है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में 22% टैक्स लगेगा, डिविडेंड इनकम में 22% टैक्स लगेगा। सर अपने को हेड ऑफ इनकम पे जाना ही नहीं है। अपने को जो भी इनकम जनरल टैक्स रेट से टैक्सेबल होती है सर, वो सारी इनकम 22% टैक्सेबल हो जाती है सर 115 बीए में। सर ठीक है, सर समझ में आ गया। सुनना सर, कभी भी अगर आप 115 बीबीएफ ऑप्ट करो, सी मैं मानता हूँ बहुत सारे इंटर रिलेट अनरिलेटेड पॉइंट्स हैं, अनरिलेटेड पॉइंट्स है, बट सर ऐसे ही आपकी तैयारी होती है। लास्ट मिनट में आपको ये चीज चाहिए होती है कि बस सर कोई ढंग से बता दे सब चीज़ों को लास्ट में, ठीक है? बस तो इसीलिए बता रहा हूँ। सर कहता है कभी भी अगर आप 115 बीबीएफ ऑप्ट कर रहे हो, बीबीएफ क्या होता है सर? कभी भी अगर रॉयल्टी आप अर्न कर रहे हो, रॉयल्टी की इनकम अर्न कर रहे हो, आपके पास ऑप्शन रहता है 10% टैक्स भरने का। सर 10% टैक्सेस भर सकते हो आप, लेकिन सर 75% ऑफ द खर्चा इंडिया में किया हुआ होना चाहिए। सर कभी भी अगर आप 115 बीबीएफ में टैक्स भरते हो, आपको कोई खर्चा अलाउ नहीं होता। आपको कोई भी और डिडक्शन अलाउ नहीं होता। सर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ जाती है। सर बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस रहती है इसमें। सर लेकिन इसमें एक कंडीशन नहीं रहती है सर, अगर आपके पास कोई लॉस है, अगर आपके पास किसी और हेड ऑफ इनकम का लॉस है, तो क्या इस इनकम सेट ऑफ कर सकते हो? राइट आंसर इज यस, यू कैन ऑलवेज सेट ऑफ। सर अगर कभी भी कोई आपके पास मान लो बिज़नेस लॉस है, बिज़नेस लॉस को क्या मैं इस रॉयल्टी की इनकम से टैक्स सेट ऑफ कर सकता हूँ? राइट आंसर यस सर, बिल्कुल आराम से कर सकते हो। सरकार तो चाहेगी कि आप सेट ऑफ कर लो। सरकार को टैक्स मिलना था 10% से, और यहाँ पे आपका जो लॉस था वो आगे चल के क्या पता 30% से आप बचा पाते इनकम को, तो अब आपने 10% सेट ऑफ कर लिया, सरकार तो अलाउ करेगी करेगी ना सर, वी गॉट दैट पॉइंट। चलो, कभी अगर चैप्टर 6 की बात करूंगा, चैप्टर 6 के नॉर्मली सारे डिडक्शंस ओल्ड रेजिम में रहते हैं, बट देयर आर 5 डिडक्शंस ना जो आपको न्यू रेजिम में मिलते हैं। सर कौन कौन से? एक तो होता है एटीसीसी, तो अगर कभी भी एम्प्लॉयर पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के, तो भैया एटीसीसी तो में डिडक्शन मिलता है। उसके अलावा एटीसीसीएच, सर अगर कोई अग्निवीर है जो कि अग्निवीर कॉर्पस में जमा करवा रहा है ना, उसमें भी एटीसीसीएच में डिडक्शन मिलता है। सर एटी डबल से डबल है। अगर आप कभी भी नए एम्प्लॉइज हायर करते हो ना, 30% ऑफ द एम्प्लॉय कॉस्ट, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट आपको डिडक्शन मिलता है। एटीएलए, सर अगर आपको आईएफएससी की यूनिट हो या कोई भी ऐसी कंपनी हो सर जो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड बांट रही है, सर इन सबको डिडक्शन मिलता है। ये पहले 3 डिडक्शन सर इंडिविजुअल्स, यूँ बोलूँ ऐसे पहले 4 डिडक्शन इंडिविजुअल सबको मिलते हैं, ठीक है? जो लोग सर इंडिविजुअल को सबको मिलेंगे सर, उसके अलावा जो आखिरी के 3 डिडक्शन एटी डबल डबल, एटीएलए और एटीएम, सर ये नॉर्मली सिर्फ कंपनीज को ही मिलते हैं। तो ऐसा लेके चलना है आपने, सर ठीक है सर। केस स्टडीज 15, सर 15 केस स्टडी, ओह माय गॉड! अरे पॉइंट नंबर 61, सुनो क्या कह रहे हैं। अब ना पॉइंट थोड़े कम हो जाएंगे, ठीक है? पॉइंट्स अब थोड़े थोड़े कम कम है, लेकिन पॉइंट थोड़े से डेप्थ वाले। सर अगर कभी भी आप मैट अप्लाई कर रहे हो ना, मैट तो फॉरेन कंपनीज के ऊपर मैट लगता है, ध्यान देना सर। फॉरेन कंपनीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद मैट, ठीक है? सर कभी भी अगर आप किसी भी फॉरेन कंपनी का, कभी भी किसी भी पर्सन का अगर टैक्स टैक्स इनकम चार्ज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर राहुल ने पेमेंट किया, रॉयल्टी का पेमेंट किया, तो भैया रॉयल्टी का पेमेंट मान लो 20% टैक्सेबल है, तो इस पे सरचार्ज ऐड करते हैं, प्लस एजुकेशन सेस ऐड करते हैं ना? यस सर करते हैं। सर लेकिन मान लो अगर मैंने पेमेंट किया 10% से, ऐसा बोला गया है डीटी डबल ए बोला हुआ है कि भैया रॉयल्टी का पेमेंट तो 10% से ही टैक्सेबल होगा। तो क्या कभी भी अगर डीटी डबल ए के अकॉर्डिंग पेमेंट करता हूँ तो क्या सरचार्ज और एजुकेशन सेस ऐड करता हूँ? राइट आंसर इज नो। कभी डीटी डबल ए के अकॉर्डिंग इनकम टैक्सेबल होते हैं तो उसमें कोई सरचार्ज नहीं ऐड होता, कोई एजुकेशन सेस ऐड नहीं होता है। सर वी गॉट दैट पॉइंट, सर अपने को समझ में आ गया। सर सुनना, सर कभी भी अगर कभी भी कोई नॉन रेसिडेंट है या कोई फॉरेन कंपनी सर इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, किसमें सर? अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो भैया इसके हाथ में कौन से टैक्स रेट लगता है? सर ऑप्शन रहता था पहले 10% पहले लगता था विदाउट इंडेक्सेशन, पहले 10% विदाउट इंडेक्सेशन लगता था 23 जुलाई से पहले। अब सर हो गया 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। सर 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन हो गया है। सुन लो, सर कभी भी अगर फॉरेन कंपनी के हाथ में अगर ये वाले कैपिटल गेन है सर, जिस पे 10% टैक्स लगता है, 12.5% टैक्स लगता है, तो भैया इन कैपिटल गेन पे फॉरेन कंपनी के हाथ में मैट नहीं लगने वाला। सुनना समझो ध्यान से, कोई ऐसी इनकम है ना सर जो 10-15% से कम टैक्सेबल है फॉरेन कंपनी के हाथ पे, तो उसमें मैट नहीं लगता, तो भैया इस कैपिटल गेन पे भी फॉरेन कंपनी के हाथ में मैट नहीं लगता है। सर मैट इज नॉट चार्ज ऑन सच कैपिटल गेन। सर ठीक है, समझ में आ गया। केस स्टडी 16 क्या कहता है सर? सुनो, देखो तुमको सब करेक्टेड फाइल ही मिलने वाली है, ऐसा नहीं कि तुमको ऐसा कुछ करेक्शंस वाली दूंगा, करेक्टेड ही दूंगा तुमको, चिंता करने वाली कोई बात नहीं। सर कहता है एनी एसएससी, सर देखना अगर कोई इंडिविजुअल है एचयूएफ, सर जिसका लास्ट ईयर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर अप
टू 1 करोड़ है या प्रोफेशनल रिसीट्स अप टू 50 लाख है, तो भैया इनको 194 में, आई में, जेए में, सीए में, आर में सर इनमें टीडीएस नहीं काटना पड़ता। याद है सर, इंडिविजुअल एचयूएफ हैविंग टर्नओवर लेस देन 1 करोड़ और प्रोफेशनल रिसीट्स अप टू 50 लाख रुपीस इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इनको टीडीएस नहीं काटना पड़ता है। लेकिन सर ये प्रोविजन ध्यान देना सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ में है। गलती क्या हो जाती है सर, देखो मान लो कोई कंपनी है इस साल में इनकॉर्पोरेट हो रही है और मान लो ये अगर पेमेंट कर रही है कॉन्ट्रैक्ट का, तो क्या इसको टीडीएस काटना पड़ेगा? राइट आंसर इज ना पड़ेगा। सर कोई कंपनी वगैरह इस साल में पेमेंट करती है ना, कंपनी वगैरह पेमेंट कर रही है ना, तो कंपनी के लिए लास्ट ईयर का टर्नओवर नहीं देखते, लास्ट ईयर का टर्नओवर सिर्फ इंडिविजुअल एचएफ के लिए देखते हैं। बाकी कंपनी को, एओपी को, बीओआई को, इनको तो मैंडेटरीली टीडीएस काटना ही काटना पड़ेगा। सिर्फ इंडिविजुअल एचएफ जिनका टर्नओवर लास्ट ईयर में कम था उनको सिर्फ एग्जाम्पशन दिया गया 194 एचआईजेएसीआर में। बाकी सब में आपको सर कंपनी, एओपी, एलएलपी इन सबको तो हर साल चेक, हर साल टीडीएस काटना ही काटना है 194 इन सब में, हाईजैकर्स में। सर ठीक है, सुनो, ये जो टैक्स ऑडिट की लिमिट मैंने बोली 1 करोड़ वाली, सर 1 करोड़ की लिमिट 10 करोड़ हो जाएगी अगर आपका सर टोटल रिसीट्स का 5% कैश, टोटल पेमेंट का 5% कैश पेमेंट है, तो आपके ऊपर 1 करोड़ के बदले 10 करोड़ की लिमिट बन जाएगी। सर सुनो, अगर आप कभी भी 216 एसटी का वायलेशन करते हो, एसटी क्या होता है सर, अगर आपको पेमेंट मिल रहा है, पेमेंट कैसे, सिंगल पर्सन से सिंगल डे में सर 2 लाख के ऊपर कैश में मिल रहा है, या फिर सर अलग अलग दिन में मिल रहा है लेकिन सिंगल ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में मिल रहा है, अलग अलग दिन में मिल रहा है लेकिन सिंगल ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट मिल रहा है, या फिर सर अलग अलग ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट मिल रहा है लेकिन सिंगल इवेंट के बेसिस पे मिल रहा है, तो भाई इन सब केसेस में सर अगर आप 2 लाख या उससे ज्यादा कभी भी अगर कैश में रिसीव कर रहे हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाती है। किसकी सर? 269 एसटी की पेनल्टी लगाई जाती है सर। तो इस एसटी के वायलेशन में पेनल्टी लगाई जाती है। सर कितनी पेनल्टी लगाई जाती है? सर 100% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड। और पेनल्टी कौन लगाता है? सर जॉइंट कमिश्नर लगाता है। सर यहाँ पे कोई और कमिश्नर नहीं लगा सकता, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, आईटीओ नहीं लगा सकता, जॉइंट कमिश्नर लगाएगा। सर ठीक है, ओके 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 सर, वी गॉट इट, वी गॉट इट। सर सुन लो, सुन लो। सर कभी भी अगर आप कोई कैपिटल एसेट बेचते हो, ठीक है, कैपिटल एसेट बेचा आपने, मान लो, ठीक है, कैपिटल एसेट बेचते टाइम आपके पास एक एग्जाम्पशन रहता है सेक्शन 54 ईसी वाला, तो 54 ईसी 6 महीने के अंदर करना पड़ता है। 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर के अंदर आपको एक्सरसाइज करना पड़ता है। लेकिन सर क्या होता है, कई बार आप कैपिटल से कन्वर्ट करते हो स्टॉक इन ट्रेड, तो भैया कन्वर्जन के टाइम पे तो आपसे टैक्स लेते नहीं है, लेकिन सर जब एक्चुअल स्टॉक इन ट्रेड सेल होता है तब आपसे टैक्स लिया जाता है। तो 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन नहीं लेना अपने को, 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर लेके चलना है इस केस में। कभी भी सॉरी, 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन या ट्रांसफर नहीं लेना, 6 महीने फ्रॉम द एक्चुअल डेट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एक्चुअल सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लेके चलना है। जिस दिन आपकी एक्चुअल स्टॉक इन ट्रेड सेल होगी ना सर, उस दिन से आपको 6 महीने लेके चलना है। सर वी गॉट दैट पॉइंट, यस सर, वी गॉट दैट पॉइंट। सर कई बार ना हमारा बिजनेस रहता है लेट आउट करने का प्रॉपर्टीज को, हमारा बिजनेस है लेट आउट करने का, हम बिजनेस प्रॉपर्टीज को लेट आउट करते हैं। तो भैया प्रॉपर्टीज को लेट आउट करने से हो सकता है सर हमने कमर्शियल प्रॉपर्टीज को लेट आउट कर रखा, हमारा बिजनेस भी है, तो भैया जो इनकम होती है ऑलवेज पीजीवीपी इनकम होती है, पीजीवीपी इनकम मानी जाती है। लेकिन सर हमारा बिजनेस है लेट आउट करना, लेकिन हमने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रखा है ना, तो भैया ये पीजीवीपी नहीं माना जाता। आपके अटेम्प्ट से एप्लीकेबल अमेंडमेंट है सर, इसको हाउस प्रॉपर्टी इनकम मानते हैं, इसको कभी पीजीवीपी नहीं मानते। दिस इज हाउस प्रॉपर्टी इनकम, नॉट पीजीवीपी इनकम। सर ठीक है, सर फॉर एग्जांपल मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को लेट आउट कर दी, मान लो सर राहुल है, राहुल ने अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी थर्ड पर्सन को। अब सर मेरे को रेंट मिलेगा, सर रेंट मिलेगा तो इस केस में मेरे लिए रेंट टैक्सेबल होगा। सर लेकिन म्युनिसिपल टैक्सेस टेनेंट ने पे कर दिया, मैंने पे ही नहीं किया, टेनेंट ने म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया, तो क्या मेरे को डिडक्शन मिलेगा? इट आंसर इज नो। म्युनिसिपल टैक्सेस आप पे करोगे तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा, अगर टेनेंट पे करता है आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। सर ठीक है, सर एक सेक्शन होता है 194 आईबी करके, सुनना ध्यान से, आपके सेक्शन आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट भी। सर 194 आईबी क्या कहता है? अगर आपका सर मंथली रेंट 50,000 रुपए से ज्यादा का है, नॉट इक्वल बट मोर देन 50,000 रुपीज का है, और आपके ऊपर सर 194 आई में टीडीएस काटने की लिमिट नहीं आती, तो आईबी में आपको काटना पड़ता है। सर ठीक है, काटना पड़ता है। सर लेकिन 194 आईबी में आपके ऊपर रेट क्या लगती है सर? 5% या 2%। 30 सितंबर तक 5% थी, उसके बाद से 2% हो गई। सर लेकिन इस सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट बात क्या होती है ना, आपको हर मंथ का टीडीएस, हर मंथ के हिसाब से रेट नहीं लेने, जिस दिन टीडीएस काटते हो ना सर उस दिन की रेट लेनी पड़ती है। सर मान लो अगर आपको टीडीएस काटना 31 मार्च को, तो भैया 2% से साल भर के रेंट पे टीडीएस काट लोगे। टीडीएस काटना है दिसंबर में तो भैया 2% ले लोगे, लेकिन सर अगर टीडीएस काटना है आपको अगस्त में, तो भैया अगस्त के लिए आपको 5% की रेट लेनी पड़ेगी। यानी सर जो भी पेमेंट करोगे ना, जो भी साल भर का टीडीएस काटोगे ना, आप सिंगल रेट से काटने वाले हो। कभी भी स्प्लिट नहीं करने वाले कि पहले 6 महीने का इस रेट से लेने वाले हो, अगले 6 महीने का इस रेट से, ऐसा नहीं करने वाले। पूरा पूरा साल भर का एक ही रेट से टीडीएस काटने वाले हो। सर वी गॉट दैट पॉइंट। पॉइंट नंबर 71, और बाप रे 71 पॉइंट्स, ओह वाओ सर। सुनो, कभी भी अगर आप सेक्शन 35 एडी क्लेम कर रहे हो, सर 35 एडी क्लेम करते टाइम अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो देखना माता रानी पाप लगाएगी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं फिर बोल रहा हूँ माता रानी पाप लगाएगी। तो ओके सर सुनो, सर 35 एडी में कभी भी अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी, अगर कोई भी एसेट खरीदते हो सर, प्लांट एंड मशीनरी खरीदो, बिल्डिंग खरीदो, कुछ भी खरीदो सर, इसमें ध्यान देना पड़ेगा सर, जो भी खरीदोगे उसको अकाउंट पे, चेक अकाउंट पे, डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से खरीदना सर, अदरवाइज उस पे डिडक्शन नहीं मिलने वाला। सेकंड चीज सर, लैंड और गुडविल खरीदोगे तो वैसे भी आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला, लैंड और गुडविल पे थोड़ी मिलता है।
सेकंड चीज़, कई बार क्या होता है ना, सर आपके पास 2 बिज़नेसेस हैं। सर एक स्पेसिफाइड बिज़नेस है, दूसरा भी स्पेसिफाइड बिज़नेस है। स्पेसिफाइड बिज़नेस 1 होटल है सर, बहुत पुराना होटल है सर, इट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 3580। लेकिन सर दूसरा स्पेसिफाइड बिज़नेस है, इट इज़ एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 3580। ठीक है? तो कहते हैं स्पेसिफाइड बिज़नेस, दोनों स्पेसिफाइड बिज़नेस है ना, आप एक दूसरे का लॉस दूसरे से सेट ऑफ कर सकते हो। देखो, एक को डिडक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, दैट इज़ नॉट रेलेवेंट। एक को डिडक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, दैट इज़ नॉट रेलेवेंट। लेकिन अगर दोनों स्पेसिफाइड है तो भैया आपस में लॉसेस सेट ऑफ हो सकते हैं उनके। सर दैट दे आर अलाउड टू सेट ऑफ, सर ठीक है। देखो सुनो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत गलतियाँ करते हैं लोग। सर कई बार क्या होता है ना, आपके पास एक बिज़नेस का क्वेश्चन रहता है जहाँ पे 3580 का डायरेक्शन दिया हुआ होता है। 3580 का डायरेक्शन है प्लस सर वो एंटिटी के ऊपर एएमटी भी लगता है। तो होता क्या है ना सर, जो भी प्रॉफिट होता है, उसमें हम 3580 ऐड कर देते हैं, 3580 का जितना डायरेक्शन है सर उसको ऐड कर देते हैं। सर लेकिन माइनस करना पड़ता है अपने को सर डेप्रिसिएशन। सर ये जो एसेट्स जिन पे आपने 3580 का डिडक्शन ले रखा है सर, इस पे डेप्रिसिएशन भी तो मिलेगा ना? इनमें डेप्रिसिएशन भी तो मिलेगा ना? हाँ सर, डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो भैया डेप्रिसिएशन माइनस करना मत भूल जाना। डेप्रिसिएशन माइनस करना हमेशा भूल जाते हैं। कभी भी अगर हम 3580 का डिडक्शन ऐड बैक करते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस होता है। सर क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? सर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। वो भी माइनस करना पड़ेगा अपने को। अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो भैया उस केस में एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा। सर वी गॉट दैट पॉइंट। वी गॉट दैट पॉइंट सर, समझ में आ गया अपने को। सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैन नॉट फर्निशिंग पर देख पा रहे हो, पैन नॉट फर्निश्ड के ऊपर कितने एमसीक्यू पूछ लिया उसने। सर अगर मैं कभी भी किसी सामने वाले पर्सन का टीडीएस काटना चाह रहा हूँ, ठीक है, और सामने वाले ने मेरे को पैन ही नहीं दिया, तो कहता है अगर सामने वाले का टीडीएस 194 क्यू में काटना है ना, 194 क्यू में टीडीएस काटना, मैक्सिमम टीडीएस कितना रहता है? 5% का। मैक्सिमम टीडीएस 5% 194 क्यू में। इससे मिला ओ में 194, ओ में भी 5% रहता है। लेकिन अगर मेरे को टीसीएस कलेक्ट करना है 1H में, तो देखो 1H और क्यू ऑलमोस्ट साथ में चलते हैं। लेकिन टीडीएस डिडक्शन कलेक्शन की बात करोगे ना हायर रेट पे, तो मैक्सिमम 5% रहता है टीडीएस के लिए, टीसीएस के लिए 1% रहता है। 1H और मैक्सिमम टीसीएस कलेक्शन 1% ही रहने वाला है, इससे ज्यादा नहीं रहने वाला है सर, इंपॉर्टेंट, ठीक है। सर कभी भी अगर आप फॉरेन रेमिटेंसेस करते हो, सर अगर कभी भी फॉरेन रेमिटेंसेस करते हो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में, ठीक है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में, इस केस में क्या होता है सर, इस केस में आपको टीसीएस कलेक्ट किया जाता है, जो ऑथराइज्ड डीलर आपका टीसीएस कलेक्ट करेगा। सर कहते हैं अब तो 7 लाख रुपए रेमिटेंस कर रहे हो भैया, किसी भी पर्पस के लिए करो, नो टीसीएस। किसी भी पर्पस के लिए कर रहे हो सर, नो टीसीएस सर, कोई बात ही नहीं है सर। लेकिन अगर 7 लाख के बियॉन्ड कर रहे हो तो देखो क्या एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहे हो। अगर एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहे हो तो क्या एजुकेशन लोन से कर रहे हो, जो 80 का एजुकेशन लोन है सर उससे कर रहे हो क्या? तो अगर 80 से कर रहे हो तो उस केस में 0.5% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा आपसे। लेकिन सर अगर कभी भी आप एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहे हो, एजुकेशन लोन के अलावा अपनी सेविंग से कर रहे हो, किसी और दोस्त से लेके कर रहे हो, तो इस केस में 5% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा सर, 5% टीसीएस, 5% टीसीएस, ठीक है। सर अगर आप किसी अदर पर्पस के लिए रेमिटेंसेस कर रहे हो, सर मान लो गिफ्ट वगैरह कर रहे हो, सर हेल्थ वगैरह के लिए पेमेंट कर रहे हो, तो भैया 20% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। सर वी गॉट दैट पॉइंट सर, समझ में आ गया अच्छे से। देखो ये बात समझ में आ गई। सर कभी भी अगर आप ओवरसीज टूर्स एंड पैकेज प्रोग्राम खरीद रहे हो, सर मान लो ओवरसीज टूर्स एंड पैकेज प्रोग्राम मतलब पाकिस्तान की ट्रिप खरीद रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा सर, 7 लाख तक का जो भी पेमेंट होगा ना, उस 7 लाख के पेमेंट में 5% टीसीएस, उसके ऊपर का जितना भी सर प्रोग्राम की वैल्यू होगी ना सर, उस पे सर 20% टीसीएस लग जाएगा। 20% टीसीएस, 7 लाख तक का 5%, बियॉन्ड दैट 20%। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर है सर, ठीक है, समझ में आ गया। केस स्टडी नंबर 20, ओह माय गॉड, केस स्टडी नंबर 20। देखो सर कई बार क्या होता है ना, पार्ट जैसे एलएलपी वगैरह को ना 44 एडीए नहीं मिलता, वी आर अवेयर ऑफ दैट फैक्ट। सर एलएलपी के पार्टनर्स को क्या मिल सकता है क्या? हाँ सर, पार्टनर को मिल सकता है। हो सकता है ना सर, एलएलपी का मैं अगर राहुल हूँ एक पार्टनर हूँ एलएलपी में, तो क्या एलएलपी को 44 एडी मिलेगा? नहीं सर, नहीं मिलेगा। क्या मेरे को मिल सकता है? सर पार्टनर्स को तो मिल जाएगा ना, उनके पर्सनल बिजनेस के लिए इनको मिल जाएगा। सर ठीक है, सुनो सर, अगर आप कभी भी कोई एंटिटी हो सर, आप कौन सा 10 डबल ए क्लेम कर रहे हो और आपने अपना ऑपरेशंस कमेंस कर रखे 1920 में, तो भैया आपको 50% डिडक्शन ही मिलेगा। जो भी आपका प्रॉफिट है ना, एक्सपोर्ट प्रॉफिट, उसका 50% डिडक्शन मिलेगा। लेकिन सर अगर बाद में कर रहे हो 2021 में कर रहे हो ना, तो इस केस में 100% मिल जाएगा आपको। इस अटेम्प्ट के लिए सर 100% मिलना चाहिए सर, वी गॉट दैट पॉइंट। सर मैट रेट की अगर बात करो, मैट मैट में कितना रेट लगता है सर, वी आर ऑलरेडी अवेयर, 15% मैट लगता है। लेकिन सर अगर आप कोई आईएफएससी की यूनिट हो तो आपके ऊपर मैट रेट लगता है 9%। सर एएमटी की बात करूं, सर एएमटी आमतौर पे 18.5% लगता है। लेकिन सर अगर आप कोई आईएफएससी की यूनिट हो 9% लगेगा। सर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो उसके से 15% एएमटी का रेट लग जाता है। सर वी आर अवेयर, वी गॉट दैट पॉइंट, सर वी गॉट दैट पॉइंट, समझ में आ गया सर, ठीक है। सर उसके अलावा सर टनेज इनकम के ऊपर अगला पॉइंट है सर, छोटा सा पॉइंट है टनेज के ऊपर, बढ़िया सा पॉइंट है। कहता है सर अगर कभी भी आप टनेज इनकम ऑफर करना चाह रहे हो तो उस केस में कितना क्या टनेज रहता है? सर कहता है जो 1000 टन अगर आपके पास है तो 70 रुपीज पर 100 टन ले लो, ठीक है।
और अगर 1000 टन से ज्यादा लेकिन 10,000 टन है तो इस केस में क्या होगा सर 53 रुपीज पर 100 टन ले लोगे, 53 रुपीज पर 100 टन ले लोगे। सर अगर 10,000 से लेके 25,000 तक अगर टन लेके जाओ तो 42 रुपीज पर 100 टन लेके चले जाओगे, और फिर 25,000 के ऊपर जितना भी ज्यादा लेके जा रहे हो तो भैया 29 रुपीज पर 100 टन लेके चलने वाले हो। सर याद कैसे करेंगे, 70 में क्या जोड़ेंगे 17 हो जाए, ठीक है 70 में क्या जोड़ेंगे 17 हो जाए, सर 53 माइनस करेंगे तो 53 हमारे यहाँ पे आ जाता है, प्लस 11 13 11 13 सब 13 करते हुए 11 माइनस करोगे 13 माइनस करोगे आपके पास प्रॉपर टनेज इनकम आ जाएगी। सुन कई बार क्या होता है ना सर, अपने को ना टनेज जब भी ऑप्ट करते हैं तो 20% ऑफ द रेलेवेंट शिपिंग इनकम को अपने को लेके जाना पड़ता है, वहां पे बुक प्रॉफिट को टनेज रिजर्व अकाउंट में लेके जाना पड़ता है। जो भी आपका बुक प्रॉफिट है ना उसको आपको टनेज रिजर्व अकाउंट में लेके जाना पड़ता है। सर अगर कभी भी बुक प्रॉफिट में आपको शॉर्टफॉल कर देते हो, मान लो आपने बुक प्रॉफिट से कम लेके गए 20% लेके जाना पड़ता है, आप सर लेके गए सर मान लो 15%, तो भैया आपने शॉर्टफॉल कर दिया 5% का, तो जितना शॉर्टफॉल करते हो ना उस रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन में आपकी सर शिपिंग इनकम टैक्सेबल हो जाती है। शिपिंग इनकम जो भी बीजीपी के अकॉर्डिंग इनकम निकलती है सर वो शिपिंग इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाती है। सर वी गॉट दैट पॉइंट। सर कभी भी अगर 44 बी ऑप्ट कर रहे हो सर, कोई एयरक्राफ्ट बिजनेस कोई शिपिंग बिजनेस में हो आप, या किसी एयरक्राफ्ट बिजनेस में हो सर, इस केस में आपको सर स्पेसिफाइड सम पे 5% या 5.5 टैक्स भरना पड़ता है। शिपिंग कंपनी के लिए सर 7.5% और सर एयरक्राफ्ट कंपनी के लिए सर 5% आपको इनकम ऑफर करनी पड़ती है। देखो गांठ बांध लो सर, इट इज नॉट टैक्स इट इज ओनली इनकम, इट इज जस्ट टैक्स इट इज नॉट टैक्स इट इज ओनली इनकम, ये इनकम है इसके ऊपर टैक्स लगेंगे। सर स्पेसिफाइड सम क्या होता है, देखो अगर कभी कोई शिप है या कोई एयरक्राफ्ट है इंडिया में आ रहा है, इंडिया में जो भाड़ा रिसीव हो रहा है वो लेना पड़ेगा, और इंडिया के बाहर जो जा रहा है सर, इंडिया के बाहर जहां भी जा रहा है सर, अगर इंडिया का सामान लेके जा रहा है ना तो जहां पे भाड़ा रिसीव कर रहा है वो, यानी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया फर्स्ट थिंग एंड इनकम अक्रूड इन इंडिया सेकंड थिंग। सर इनकम जो रिसीव हो रही है इंडिया में उसको पकड़ लोगे, दूसरी चीज इंडिया के भाड़े को कहीं बाहर लेके जा रहे हो, इंडिया के सामान का कभी बाहर लेके जा रहे हो उसके ऊपर भाड़ा वर्ल्ड में कहीं पे मिल रहा हो ना सर उसको लेके चलेंगे हम, ऐड करेंगे स्पेसिफाइड सम में। सर आर वी क्लियर ऑन दैट पॉइंट, आर वी क्लियर ऑन दैट पॉइंट सर, यस सर वी गॉट दैट पॉइंट। सर समझ में आया क्या? पॉइंट नंबर 83 क्या बोल रहा है देखो, कभी भी अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट कर देते हो ना हाउस प्रॉपर्टी में, सी व्हाट हैपेंस इज, सेक्शन 24 बी की बात करूं, सेक्शन 24 बी कभी भी अगर लेट आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए कभी आप इंटरेस्ट पेमेंट कर देते हो, इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। प्रोविजन कहता है सर इंटरेस्ट अगर आप पे कर देते हो या अक्रूड रहता है सर, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको डिडक्शन अक्रूवल बेसिस मिल जाएगा। अगर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो भी आपको डिडक्शन मिल जाता है सर, जरूरी नहीं आप इंटरेस्ट का पेमेंट करो। एंड सेकंड थिंग सर आपको अलाउ तभी होता है जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, कंस्ट्रक्शन अगर इनकम्प्लीट हो आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। सर कई बार क्या होता है अपने उसे एडवांस जमा कराना पड़ता है, बहुत जगह पे सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, तो क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कोई नोशनल इंटरेस्ट अपने को अपनी इनकम में ऑफर करना पड़ेगा? राइट आंसर इज नो, कभी भी नोशनल इनकम अपनी नोशनल इंटरेस्ट कभी आपकी इनकम का पार्ट नहीं बनता। ठीक है सर समझ में आ गया। सुनना सर कई बार क्या होता है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, कभी बार एक नॉन रेसिडेंट है या आर एन ओ आर है। सर अगर कभी भी अगर कोई भी नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट अगर इंडिया में कोई प्रॉपर्टी खरीदना है बेचना चाहता है, और खरीदने बेचने में हेल्प कौन कर रहा है सर, एक रेसिडेंट हेल्प कर रहा है सर या फिर कोई नॉन रेसिडेंट हेल्प कर रहा है? प्रोविजन कहता है जो भी सर नॉन रेसिडेंट को प्रॉपर्टी खरीदने में या बेचने में हेल्प करता है सर, ही शैल एक्ट एज एन एजेंट, उसको एजेंट माना जाएगा, एक नॉन रेसिडेंट का एजेंट माना जाता है। सर ठीक है समझ में आ गया, ये सर समझ में आ गया। कई बार सर क्या होता है, क्लबिंग प्रोविजन की बात करो सर, मान लो एक पापा है, ठीक है पापा है, पापा के पास एक हाउस है, उस हाउस पे रेंट आ रहा है सर, इसको अपनी हाउस की इनकम क्या किया, इस हाउस अपनी बेटी को ट्रांसफर कर दिया, अपनी डॉटर को ट्रांसफर कर दिया, और सर इसकी मम्मी की है जो डॉटर की मम्मी है ना, इसकी मम्मी की इनकम पापा से ज्यादा है, मम्मी की इनकम पापा से ज्यादा है, तो इसने पापा ने सोचा कि अपनी बेटी को ट्रांसफर करता हूँ और क्लबिंग प्रोविजन में मम्मी के हाथ में क्लब हो जाएगा तो मस्त, मेरे हाथ से बच के सीधे मम्मी के हाथ में क्लबिंग हो जाएगी। इसने चंटता ही की, सरकार ने बोला नहीं नॉट अलाउड। अगर कभी भी अगर आप अपने माइनर को ट्रांसफर कर देते हो ना एसेट, तो भैया डीम डोनर आप ही बन जाते हो, क्लबिंग प्रोविजन बाद में लगेंगे, पहले आप डीम डोनर माने जाओगे, आपके हाथ में इनकम क्लब कराई जाएगी। सर वी गॉट दैट पॉइंट, यस सर वी गॉट दैट पॉइंट। केस स्टडी 23 में कोई ऐसा स्पेशल पॉइंट नहीं था, केस स्टडी 24 में आ जाओ सुनो। सर 133 बी क्या कहता है, 133 बी कहता है पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। कभी भी अगर असेसिंग कोई भी आईटी अथॉरिटी आपके घर में घुस रही है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, और बिजनेस प्रेमिसेस में घुस रही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो देखो ये बिना प्रायर अप्रूवल के घुस सकते हैं, विदाउट एनी प्रायर अप्रूवल दे कैन एंटर। ठीक है, ये इंपाउंड नहीं कर सकते, दे कैन नॉट इंपाउंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैन नॉट इंपाउंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और ध्यान देना सिर्फ बिजनेस प्रेमिसेस में घुस सकते हैं, सिर्फ बिजनेस आवर्स में सर, अदरवाइज नहीं घुस सकते। ठीक है सर समझ में आ गया। दूसरा सर अगर कभी सर्वे होता है तो आईटी अथॉरिटी आपके यहाँ घुस सकती है, लेकिन इसके लिए प्रायर अप्रूवल लगता है, इंपाउंड कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैक्सिमम 15 वर्किंग डेज के लिए। कहीं पे बिजनेस प्रेमिसेस में अगर घुसना चाहते हैं तो बिजनेस आवर्स में घुसेंगे, अदर प्रेमिसेस में घुसते हैं तो सनराइज सनसेट के बीच में घुसने वाले हैं। सर लास्ट में कहता है सर अगर कभी भी
सर टीडीएस से सर्वे होने वाला है, तो आईटी अथॉरिटी को पहले तो आपको एंट्री अप्रूवल लगेगा, सीसीआईटी और डीजीआईटी से अप्रूवल लगता है। क्या आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड कर सकते हैं? सर इस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड नहीं कर सकते। एंड लास्ट में सर बिजनेस प्रेमिसेस में ही कर सकते हैं, सनराइज और सनसेट के बीच में ही करने वाले हैं। सर बिजनेस प्रेमिसेस में होगा, सनराइज सनसेट के बीच में होने वाला है सर। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो देखो तीनों में डिफरेंस क्या होता है। 133 बी में सर एंट्री रेस्ट्रिक्शन अपने पास अलग अलग रहती है सर। यहाँ पे एंट्री रेस्ट्रिक्शन के लिए क्या 133 बी में कोई प्रायर अप्रूवल लगता है? सर प्रायर अप्रूवल नहीं लगता, नो प्रायर अप्रूवल नहीं लगता। सर सर्वे में लगता है क्या? सर सर्वे में प्रायर अप्रूवल लगता है ना? यस सर लगता है। टीडीएस सर्वे में लगता है क्या? सर लगता है प्रायर अप्रूवल। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड कर सकते हैं? सर यहाँ कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड नहीं हो सकती। सर क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड हो सकती है? यस सर यहाँ हो सकती है। क्या यहाँ हो सकती है? सर यहाँ नहीं हो सकती। सर एंट्री रेस्ट्रिक्शन क्या है? सर यहाँ पे एंट्री करने के लिए सर बिजनेस आवर्स होने चाहिए। यहाँ पे सर बिजनेस प्रेमिसेस के लिए बिजनेस आवर्स, और सर अदर प्रेमिसेस के लिए सर आपका होना है यहाँ पे सनराइज सनसेट के बीच में। सर यहाँ पे सनराइज सनसेट के बीच में ही आप घुसने वाले हो सर। ये डिफरेंस होता है आपके ऊपर, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है सर। ठीक है सर, पॉइंट नंबर 90। ओह माय गॉड सर, 90 पॉइंट्स बड़ी ही जल्दी कर रहे हो सर। 1 घंटे में 100 पॉइंट पढ़ा गया। तुम डाउट कर रहे हो अभी मुझको? सर ठीक है। देखो अगर कभी भी आपको स्क्रूटनी का नोटिस आना है, स्क्रूटनी का नोटिस कब तक आ सकता है? सर ड्यू डेट ऑफ गेटिंग स्क्रूटनी नोटिस कब तक हो सकता है? देखो जिस साल में आप आरओआई फाइल करते हो ना, उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से सर 3 महीने के अंदर आ सकता है। जिस साल में आरओआई फाइल कर, देखो मान लो अगर प्रीवियस 24-25 का आरओआई फाइल कर रहा हूँ, तो 24-25 का आरओआई कब फाइल होता है? सर मान लो 31 जुलाई तक फाइल होना चाहिए, 31 जुलाई 2025 तक फाइल होना चाहिए। सर इसका एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कब होता है? 31 मार्च 2026 होता है सर। इसके 3 मंथ्स के अंदर, इसके 3 मंथ्स के अंदर आ जाना चाहिए सर। ठीक है सुनो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना सुनना सुनना। सर कई बार क्या होता है ना, आपके अगेंस्ट पहले से ही एक स्क्रूटनी प्रोसीडिंग चल रही थी, आपके अगेंस्ट पहले से एक स्क्रूटनी प्रोसीडिंग चल रही थी। सर उस बीच में अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि आपका रीअसेसमेंट करना है, तो क्या आपको शो कॉज नोटिस भेजेगा? राइट आंसर इज नहीं। अगर पहले से कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग चल रही होती है ना, तो भैया उस केस में रीअसेसमेंट करने के लिए असेसिंग ऑफिसर कोई भी शो कॉज नोटिस नहीं भेजता, डायरेक्टली 148 का नोटिस भेज देता है विद प्रायर अप्रूवल। सर ठीक है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज, सर कभी भी अगर आपको इम्यूनिटी चाहिए, सर ये नया पॉइंट है। सर कभी भी आप अगर आपके अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग का एलिगेशन है, आप मिस रिपोर्टिंग करके बैठे हो, 200% टैक्सेस आपके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है, मिस रिपोर्टिंग केस में कभी आपको इम्यूनिटी नहीं मिलती है। सर अगर कभी पेनल्टी में इम्यूनिटी चाहिए आपको, क्या मिस रिपोर्टिंग मिलेगी? राइट आंसर है सर, मिस रिपोर्टिंग के लिए कभी इम्यूनिटी नहीं मिलती। सर अंडर रिपोर्टिंग के लिए मिलती है, यस सर मिल जाती है, लेकिन मिस रिपोर्टिंग के लिए नहीं मिलती। सर अगर कोई ट्रस्ट है, अगर कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, 1023 सी में भी रजिस्टर्ड है, या सर 12 बी में रजिस्टर्ड है, सर कहता है दोनों में से ईदर ऑफ टू में रजिस्टर हो सकती है। जिस दिन सर पहले में रजिस्टर्ड है, सर दूसरे का रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। सर इट कैन नॉट ऑप्ट फॉर बोथ द रजिस्ट्रेशन, इट कैन ऑप्ट फॉर ईदर ऑफ टू। सर ठीक है, समझ में आ गया। सुनो सर कभी भी अगर आप अपने किसी स्पेसिफाइड पर्सन का बेनिफिट करते हो, कोई ट्रस्ट है वो अपने किसी फाउंडर ऑथर डोनर का अगर बेनिफिट करती है, तो कहता है भैया वो एक्सपेंडिचर तो भैया डिसअलाउ होता ही होता है। सर उसके अलावा सुनो सर 30% टैक्सेबिलिटी भी आती है 115 बीबीआई में। 115 बीबीआई में टैक्सेबिलिटी भी आती है 30% की। सर अगर कभी आप किसी स्पेसिफाइड पर्सन का बेनिफिट कर रहे होते हो ना, तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगती है 271 डबल एई में। ए ट्रस्ट याद है सर? ए ट्रस्ट 271 डबल ए में आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। सर पहली बार वायलेशन किया, जितना वायलेशन करे उसकी 100% की पेनल्टी लगाई जाती है, और सर अगर सब्सिक्वेंट वायलेशन है, जितना वायलेशन किया उसकी 200% पेनल्टी लगाई जाती है आपके ऊपर। से ध्यान देना, कभी स्पेसिफाइड पर्सन का नुकसान, अगर स्पेसिफाइड पर्सन का बेनिफिट किया तो पहले तो डिसअलाउ का खर्चा, उसके अलावा सर आपकी इनकम बना दी जाएगी। तीसरी बात सर, आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी 100% फॉर फर्स्ट वायलेशन एंड 200% फॉर सब्सिक्वेंट वायलेशन। सर ठीक है। कई बार क्या होता है सर, कोई स्कूल्स होते हैं, कोई हॉस्पिटल होते हैं, फॉर एग्जांपल राहुल आश्रम करके एक ट्रस्ट है सर। राहुल आश्रम के नाम पे एक स्कूल भी चलता है, राहुल आश्रम के नाम पे एक हॉस्पिटल भी चलता है। अब सर स्कूल की रिसीट्स है सर मान लो 4 करोड़ की, और सर अगर मान लो अगर हॉस्पिटल की रिसीट्स 3 करोड़ रुपए की, तो प्रोविजन कहता है सर आपको 1023 में जो एग्जाम्पशन मिलता है ना, वो नहीं मिलने वाला। सर आपको रेजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद एग्जामिशन क्लेम करना पड़ेगा। आपको सिंपली ऐसे ब्लंट एग्जामिशन नहीं मिलने वाला। जो 5 करोड़ वाली लिमिट है ना, उसके लिए आपको सारे ऑपरेशन को मर्ज करना पड़ेगा, तब जाके आपकी 5 करोड़ की लिमिट चेक की जाएगी। सर क्या कहते हैं सर 1G में 206C1G, सर याद है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में कभी आप रेमिटेंस कर रहे हो? सुन होता क्या, देखो फॉर एग्जाम्पल सुनो, अगर मैं आज की डेट में पहली बार मैंने 7 लाख का रेमिटेंस किया, मान लो एसबीआई से रेमिटेंस किया, तो क्या 7 लाख की लिमिट एसबीआई के लिए अलग होगी? राइट आंसर है यस। सर सिमिलरली मैंने अगला रेमिटेंस किया, मान लो आईसीआईसीआई से, पहला एसबीआई से किया, दूसरा आईसीआईसीआई से किया। सर इस केस में लिमिट क्या अलग अलग लगेगी? राइट आंसर यस, नॉर्मली लिमिट अलग अलग ही लगती है। लेकिन सर कई बार क्या होता है ना, आपको मेंशन मिलेगा कि भैया जो भी मैंने रेमिटेंस एसबीआई से कर रखा है ना, वो सारी डिटेल्स मैंने आईसीआईसीआई को दे दी।
जो भी रेमिटेंस एसबीआई को कर रखा है सर, वो सारी के सारी डिटेल्स मैंने आईसीआईसीआई को दे दी, तो भैया इस केस में ना लिमिट आपको क्लब करनी पड़ जाएगी। एसबीआई से करो, आईसीआईसीआई से करो सर, आपको क्लब करनी पड़ जाएगी। इस केस में आपको एक पूरी टाइमलाइन बनानी पड़ेगी और उस टाइमलाइन के बेसिस पे अपने को ना 7 लाख की लिमिट निकालनी पड़ेगी। 7 लाख की लिमिट तक कोई टीसीएस नहीं होने वाला। 7 लाख की लिमिट जहां क्रॉस हो जाती है ना भैया, उस केस में आपके ऊपर 5%, 0.5% या 20% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। सर वी गॉट दैट पॉइंट, सर वी गॉट दैट पॉइंट। सर ठीक है। सर कई बार क्या होता है ना, आपके सामने एक पॉइंटर लिखा हुआ होगा कि सर एजुकेशन पर्पस के लिए डे टू डे एक्सपेंसेस इनकर करने के लिए आप पैसा भेज रहे हो। एजुकेशनल पर्पस के लिए डे टू डे एक्सपेंसेस इनकर करने हैं सर, जैसे बुक्स वगैरह खरीदनी है सर, आपको कम्यूटेशन करना है स्कूल से लेके मतलब घर से जगह स्कूल जाना है सर, इसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो। प्रोविजन कहता है इसमें 5% इससे लगाओगे आप एजुकेशनल पर्पस के लिए डे टू डे एक्सपेंसेस का खर्चा रेमिटेंस कर रहे हो ना, एजुकेशनल पर्पस के लिए अगर आप रेमिटेंस कर रहे हो डे टू डे एक्सपेंसेस के हिसाब से, दैट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर 5%। सर ठीक है, समझ में आ गया। सर कई बार क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरी मौसी है, एनआरआई मौसी है, ठीक है, एनआरआई मौसी है, वो इंडिया में आती है, ठीक है, इंडिया में आती है और इंडिया में आके ना एक ओवरसीज टूर्स एंड पैकेज प्रोग्राम सेलर से, सर मान लो मौसी है कनाडा की, अब वो जाना चाहती है मान लो जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे घूमना चाहती है। तो भैया अगर इंडिया में किसी ओवरसीज टूर्स एंड पैकेज प्रोग्राम सेलर से अगर कोई पैकेज खरीदते हैं तो क्या इनका भी टीसीएस काटेंगे? एक नॉन रेसिडेंट इंडिया में आके अगर कोई पैकेज प्रोग्राम खरीदता है इंडिया से जिम्बाब्वे का, तो भैया इस केस में भी क्या उसका टीसीएस कलेक्ट करोगे 1G में? राइट आंसर इज नहीं सर, 1G में टीसीएस नहीं कलेक्ट होता है सर, वी गॉट दैट पॉइंट। सर सुनो, कभी भी अगर आपके पास कोई इंटरेस्ट इनकम है, आपके ऊपर सर 80 टीटीए का डिडक्शन मिलता है, सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट से 80 टीटीए में डिडक्शन मिलता है। लेकिन ध्यान क्या देने वाली बात है सर, अगर कभी भी आप कोई सीनियर सिटीजन हो प्लस रेसिडेंट हो तो ही आपको टीटी भी मिलता है। सर टीटीए रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों को मिलता है, लेकिन सर जो टीटी भी होता है ना सर, सीनियर सिटीजन को मिलता है, वो भी सर रेसिडेंट होना चाहिए तभी मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। सर ठीक है, समझ में आ गया। सर एक और देखो पेनल्टी का, कभी भी अगर आपका इंटीमेशन में इनकम बढ़ जाती है ना, तो उसमें कभी पेनल्टी नहीं लगती। पेनल्टी के ऊपर बार बार पूछ रहा है वो, अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग में बार बार पूछता है। अगर कभी आपकी इनकम बढ़ाई जाती है ना सर, अगर आपने रिटर्न फाइल किया 10 लाख का, इंटीमेशन आया 15 लाख का, तो भैया जो इंक्रीमेंट हुआ ना 5 लाख का, इस पे कोई पेनल्टी नहीं लगती। इंटीमेशन में इनकम इंक्रीज होती है, इस पे कोई पेनल्टी लगती है सर। पेनल्टी आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ तब लगती है जब आपकी इनकम इंक्रीमेंट होती है ऑन अकाउंट ऑफ सर स्क्रूटनी असेसमेंट या इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। सर ठीक है। सर क्या होता है, सर कई बार क्या होता है ना, आप सामान खरीदते हो, मान लो यूएसए से आपने सामान खरीदा, मान लो यूएसए से आपने कोई टैली वगैरह का सॉफ्टवेयर खरीदा। सर वो सॉफ्टवेयर खरीद के आपने एज इट इज बेच दिया, एज इट इज बेच दिया सर, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है सर, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं सर, आपने सॉफ्टवेयर खरीदा एज इट इज बेचते जा रहे हो, बेचते जा रहे हो, बेचते जा रहे हो। If you are authorized reseller of that software, सर रीसेलर कभी भी आप होते हो ना, तो इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट रॉयल्टी। आपने अगर सॉफ्टवेयर रीसेल पर्पस के लिए खरीद रखा है, तो आप जो यूएसए वाले को पेमेंट करो, इट इज नॉट रॉयल्टी। उसको सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 में रॉयल्टी नहीं मानते सर, रॉयल्टी नहीं मानते हैं सर, ठीक है। और डिटेल के अकॉर्डिंग इसको सॉरी सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के क्लॉज 6 में इसको रॉयल्टी मानेंगे, लेकिन डीटीडब्ल्यू के अकॉर्डिंग इसको रॉयल्टी नहीं माना जाता सर। रीसेलिंग पर्पस के लिए कभी सॉफ्टवेयर खरीदते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, तो इट डज नॉट अमाउंट टू रॉयल्टी सर, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। सर फॉरेन कंपनी का सरचार्ज बस दे रखा है यहाँ पे सर, ताकि भूल ना जाओ। सर अगर आपकी इनकम 1 करोड़ तक की है तो सर कोई सरचार्ज नहीं लगता। 1 करोड़ तक की है तो कोई सरचार्ज नहीं। 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में 2% और 10 करोड़ के ऊपर है 5% चार्ज लगेगा। लेकिन सर अगर कभी फॉरेन कंपनी के हाथ में टैक्सेबिलिटी आ रही है सर एज पर डीटीडब्ल्यू है, तो भैया उस केस में सरचार्ज कुछ भी ऐड नहीं करना होता है अपने को। सर कहता है अगर कभी भी कोई पर्सन है सर 115A में, उसको इंटरेस्ट इनकम अर्न हो रही है, या सर डिविडेंड इनकम अर्न हो रही है, या तो सर रॉयल्टी इनकम अर्न हो रही है, सर इस पे अगर टीडीएस कट चुका है तो भैया टीडीएस कट जाता है, तो इनको आरओआई नहीं फाइल करना पड़ता सर, इनको आरओआई नहीं फाइल करना पड़ता है सर। वी गॉट दैट पॉइंट सर, आपको करेक्टेड ही मिलने वाला है, तुम काहे को परेशान होता है सर। अब सुनो सर, एक एनआरआई टैक्सेशन, पूरा जो क्वेश्चन नंबर 30 था ना, पूरा एनआरआई टैक्सेशन के ऊपर था, तो मैंने इसको पूरा एनआरआई टैक्सेशन को ही पूरा समराइज कर दिया। देखो एक एनआरआई कौन होता है सर, एक इंडियन सिटीजन होता है या फिर सर एक नॉन रेसिडेंट होता है, इंडियन सिटीजन या नॉन रेसिडेंट। सर उसकी मल्टीपल इनकम्स हो सकती है सर, इनकम्स कौन कौन से हो सकती है सर, इनकम कैन बी ईदर ऑन फॉरेक्स एसेट और इनकम कैन बी एनी अदर इनकम। सर उसके पास इनकम हो सकती है फॉरेक्स एसेट की इनकम, इनकम हो सकती है अदर इनकम हो। सर फॉरेक्स एसेट कौन कौन से होते हैं सर, शेयर्स ऑफ कंपनी, कोई भी शेयर्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, फर्क नहीं पड़ता। कोई डिवेंचर से डिपॉजिट्स है, ठीक है, किसी भी कंपनी के, पब्लिक कंपनी के, ठीक है सर, या कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है सर, कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इस पे होने वाला जो भी कैपिटल गेन है या इनकम है सर, वो फॉरेक्स एसेट की इनकम हो जाती है, और सर बाकी सारी इनकम अदर इनकम बन जाएगी। सर इसको कभी भी अगर फॉरेक्स एसेट पे इनकम हो रही है सर, मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो भैया 10% 12.5% टैक्सेबिलिटी आती है, 10% 23 जुलाई से पहले, उसके बाद 12.5%। सर क्या इन कैपिटल गेन पे क्या ट्रांसफर एक्सपेंस अलाउ होते हैं? राइट आंसर इज यस सर, अलाउ हो जाते हैं। क्या इन कैपिटल गेन पे अपने को इंडेक्सेशन अलाउ होगा? सर नहीं अलाउ होगा। क्या फर्स्ट प्रोवाइजर को बेनिफिट मिलेगा? हाँ सर मिल जाएगा। सर कभी एग्जामेशन क्लेम करनी हो, अगर कभी इनको एग्जामेशन क्लेम करने तो कर सकते हैं क्या? यस सर कर सकते हैं ना।
सर कैसे एग्जामेशन क्लेम करेंगे? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल गेन। सर इसके हिसाब से आपको एग्जामेशन मिल जाएगी। सर यही अगर आपके पास कोई इनकम है, मान लो फॉरेक्स एसेट पे होने वाली इनकम है सर, कोई डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है सर, इस पे आपको 20% टैक्स रेट आता है। सर इस पे कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होता है। सर कई बार क्या होता है ना सर, फॉरेक्स एसेट पे इनकम नहीं होती। सर फॉर एग्जांपल किसी प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर्स पे इनकम हो रही। एक नॉन रेजिडेंट ने इंडिया की प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उस पे इंटरेस्ट इनकम अर्न हो रही है, तो भाई ये फॉरेक्स इनकम नहीं होगी, ये फॉरेक्स एसेट पे इनकम नहीं होगी, बट स्टिल इट विल बी 20% टैक्सेबल, क्योंकि 115 ए में फॉल कर जाता है ये। सर नॉन रेजिडेंट कभी भी अगर इंडिया की प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट करता है ना, तो भैया इस पे कई बार टैक्स रेट 20% लग जाता है। 115 ए की कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, फॉरेन करेंसी पैसा है, तो भैया 20% का टैक्स रेट आ जाता है। तो ध्यान देना, 115 ए को रूल आउट मत कर देना। कई बार सर फॉरेन नॉन रेजिडेंट लोग ना, एनआरआई लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते डिबेंचर्स में, 115 ए का भी इंप्लीकेशन आ जाता है, तो उसको भूलना मत। आपका कई बार इंटरेस्ट 20% टैक्सेबल हो सकता है, बट दिस इज नॉट ऑप्शनल प्रोविजन। हाँ, ये ऑप्शनल नहीं होता, ठीक है सर। और एनआरआई की बाकी कोई भी इनकम है सर, मान लो कोई कैपिटल गेन इनकम है, तो वो तो वैसे की वैसी जाएगी। मान लो प्रॉपर्टी वगैरह पे कोई कैपिटल गेन है सर, मान लो कोई रेंटल इनकम है सर, मान लो कोई और इनकम है, तो वो तो वैसे की वैसी चलेगी ना सर। ठीक है, समझ में आ गया सर। उसके बाद सर अगर कोई एनआरआई, उसके सिर्फ एलटीसीजी है प्लस इनकम ऑन फॉरेक्स एसेट है, फॉरेक्स एसेट पे एलटीसीजी और फॉरेक्स एसेट पे सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है। सर इस केस में क्या होगा, अगर उनका टीडीएस कट गया तो उनको आरओआई नहीं फाइल करवाना पड़ता सर, बेसिक सी बात है सर। सुनो आप, देखो, कभी भी अगर आप किसी की इक्वलाइजेशन भी डिडक्ट नहीं करते, आप पे नहीं करते, डिडक्ट नहीं करते, आप पे नहीं करते, सर कुछ भी नहीं करते, तो उस केस में क्या होगा, 100% खर्चा तो डिसअलाउ हो ही जाएगा। लेकिन सर खर्चा अलाउ होने के बाद सर आपके ऊपर 1% का इंटरेस्ट भी लगाया जाता है। सर कितना इंटरेस्ट? सर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टिल द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। जिस दिन आपको पेमेंट कर देना चाहिए था वर्सेस जिस दिन आपने एक्चुअल पेमेंट किया ना सर, उस दिन से लेके उस दिन के बीच तक आपको 1% पर मंथ एंड पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। सर लेकिन पेनल्टी भी आपके ऊपर लगाई जाती है। कौन सी पेनल्टी लगाई जाती है सर? कहता है जो नॉन डिडक्शन है, अगर आपने डिडक्ट नहीं कर दिया, डिडक्ट करना भूल गए, तो जितनी इक्वलाइजेशन लेवी थी ना, उतनी आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। और सर अगर अभी नॉन पेमेंट किया, आपने पेमेंट नहीं किया, उस केस में क्या होगा, 1000 रुपीज पर डे की आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। सर इन ईदर ऑफ द केसेस कभी भी आपकी पेनल्टी इक्वलाइजेशन लेवी ज्यादा नहीं हो सकती है सर, ठीक है। ओके, ठीक है। सर कई बार क्या होता है सर, एक फॉरेन कंपनी रहती है सर, वो इंडिया में अपना ऑफिस होल्ड करके बैठती है। इंडिया में एक ऑफिस होल्ड करके बैठती है, एक इंडिया में ब्रांच वगैरह है। भैया इस ब्रांच से लोग रॉयल्टी की सर्विसेज देते हैं, तो रॉयल्टी की सर्विसेज देंगे तो क्या होता है सर, इस केस में ना इस ब्रांच का आपको एक पीएनएल बनाना पड़ेगा। जो रिसीट्स है वो लेनी पड़ेंगी, जो एक्सपेंसेस है माइनस करने पड़ेंगे सर। इसके बाद जो नेट प्रॉफिट आता है ना, नेट प्रॉफिट पे 35% टैक्स लेती है इंडियन गवर्नमेंट। अगर उस फॉरेन कंपनी का इंडिया में पीई है और इंडिया में अगर कभी भी वो ऑपरेट कर रही है, तो भैया उसे 35% टैक्स लगता है। एंड सर 35% टैक्स करने के लिए भी उसको सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, ऐसा सेक्शन 44D कह के चलता है सर। वी गॉट दैट पॉइंट। देखो सुनो सर, एक और पॉइंट आता है सर, सेक्शन 80M। 80M क्या बोलता है सुनो, 80M क्या होता है, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड की बात करते हैं सर। डिविडेंड मिला और डिविडेंड पे कर दिया, डिविडेंड मिला और पे कर दिया सर। 80M कंपनीज को सिर्फ मिलता है इसका बेनिफिट। अब सुनो सर, कई बार क्या होता है ना, आपने डिविडेंड रिसीव कर दिया लेकिन पे कब कर रहे हो सर? पे आपको करना पड़ता है सर आरओआई के 1 महीना पहले। आरओआई के 1 महीना पहले आपको पे करना पड़ता है सर। अगर आपने आरओआई के 1 महीना पहले नहीं पे किया सर, मान लो आरओआई के 1-2 दिन पहले पे किया, तो क्या एटीएम मिलेगा सर? उस डिविडेंड पेड पे नहीं मिलता। आपको आरओआई के 1 महीना पहले ही पे करना पड़ेगा। आरओआई के 1 महीना पहले, 1 महीने के मतलब 1 महीने का जो गैप है उसके बीच में पे कर रहे हो। मान लो सर आरओआई के 10 दिन पहले पे कर रहे हो, तो क्या डिडक्शन मिलता है सर? उस पे नहीं मिलता। आपने आरओआई के 1 महीना पहले पे कर देना है। अगर लेट पे करते हो तो इट इज नॉट अलाउड सर। अगर कभी भी डिपार्टमेंट को अपील करनी है सर, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर कभी भी अगर डिपार्टमेंट को अपील करनी है ना, तो डिपार्टमेंट को अपील करने के लिए एक लगता है टैक्स इफेक्ट। यानी सर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है सर, टैक्स लायबिलिटी यानी एक्चुअल टैक्स। सर कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, जो आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है ना सर, अगर वो 60 लाख तक की है ना, तो इस केस में डिपार्टमेंट आईटीएटी पे नहीं जाता। आईटीएटी पे तभी जाएगा जब 60 लाख के ऊपर का टैक्स इफेक्ट होता है सर। अगर हाईकोर्ट पे जाना तो टैक्स इफेक्ट हैज टू बी मोर देन 2 करोड़। अगर 2 करोड़ तक की टैक्स लायबिलिटी है तो हाईकोर्ट नहीं जाता डिपार्टमेंट कभी भी। एंड एट लास्ट कहता है सर, सुप्रीम कोर्ट अगर डिपार्टमेंट जाना चाहता है तो भैया इस केस में सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकता डिपार्टमेंट, अगर 5 करोड़ के 5 करोड़ तक का टैक्स इफेक्ट है। 5 करोड़ के ऊपर है तो ही सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है सर। वी गॉट दैट पॉइंट। सुनो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही प्यारा सा पॉइंट है। सेक्शन 57 अगर आपको याद हो सर, आईएएफ को इसमें पढ़ते हैं, कभी भी अगर आपको डिविडेंड इनकम अर्न होती है ना, तो डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट सर एक ही खर्चा अलाउ होता है। कौन सा सर? 20% ऑफ द डिविडेंड अलाउ होता है। क्या? इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। कोई भी अगर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट के ऊपर कोई खर्चा है, ये आपको अलाउ होता है कितना? मैक्सिमम 20% ऑफ द डिविडेंड के बराबर। जितना डिविडेंड है उसका 20% आपको अलाउ हो जाएगा। इंटरेस्ट का खर्चा सर इतना अलाउ होता है सर, ये पढ़ा हुआ है हमने सर। लेकिन ये खर्चा ना कभी भी आपको डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222F पे नहीं मिलता। मान लो सर आपको कोई बायबैक पे डिविडेंड मिला हुआ है सर, उसका टेस्ट नहीं किया गया, किया जाएगा तो परेशान करेगा। 222F में अगर कोई बायबैक वाला डिविडेंड है,
वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डला हुआ है सर, कि इनकम है तो उसके अगेंस्ट क्या खर्चा अलाउ होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर? राइट आंसर इज नो। कभी भी बायबैक पे कोई भी इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होता है सर, वी गॉट दैट पॉइंट। उसके बाद सर क्या होता है, कभी भी सर अगर आप आरओआई के 1 महीना पहले अगर आप अगर डिविडेंड पे कर देते हो तो आपको एटीएम का डिडक्शन मिलता है। एटीएम का डिडक्शन कैसे मिलता है? देखो जो भी रिसीव्ड पोर्शन है वो तो आपका आईएफओएस में जाएगा। उसमें कोई भी अगर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर माइनस करने वाले हो सर, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर माइनस करके नेट नेट ऑफ टीडीएस आपका बाहर आता है आईएफओएस की इनकम में। सर एटीएम आपको कहाँ मिलेगा? जीटीआई के नीचे मिलता है, ग्रॉस टोटल इनकम के नीचे मिलता है। कितना मिलेगा सर? जितना भी आपका नेट डिविडेंड है सर, हमेशा रिसीव्ड माइनस एक्सपेंडिचर, जितना भी रिसीव्ड माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जो होता है ना सर, इसको अपने को लेना पड़ता है फर्स्ट पार्ट। सेकंड, जितना भी आपने पे कर दिया सर उसको ले लेंगे सर, विच एवर इज लोअर आपको अलाउ हो जाता है सर, विच एवर इज लोअर आपको अलाउ हो जाता है सर, ठीक है। देखो याद है सर आपको एक बार हमने एक पॉइंट पढ़ा हुआ था कि अगर आप रेसिडेंट पर्सन हो तो रेसिडेंट पर्सन के लिए 2 कंडीशन देखनी पड़ती है, 182 डेज, 65 डेज। सेकंड कंडीशन अपने को सर 2-3 केसेस में नहीं चेक करनी पड़ती थी सर। एक कंडीशन हुआ करती थी अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो, फिर उसके बाद कहते थे कि आप क्रू मेंबर ऑफ इंडियनशिप हो, प्लस अगर आप इंडियन सिटीजन हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, सर ये सब देखते थे। उसके अलावा सर एक बार एक डीम्ड रेसिडेंट का पोर्शन हुआ करता था जहाँ पे सर अगर आप पर्सन इंडियन सिटीजन हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, पर्सन इंडियन सिटीजन हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, सर इस केस में क्या होता था ना, आपको मल्टीपल चीज चेक करनी पड़ती थी। प्रोविजन कहता है सर कभी भी अगर आप नॉन सिटीजन हो ना, तो भैया आपने को कुछ कभी का एक्सेप्शन चेक ही नहीं करना पड़ेगा। कभी भी आप नॉन सिटीजन हो तो भैया डीम्ड रेसिडेंट की बात ही नहीं आएगी। नॉन सिटीजन हो तो भैया सेकंड कंडीशंस पे आपको नहीं चेक करनी पड़ेगी, जो एक्सेप्शंस रहते हैं ना वो भी नहीं चेक करना पड़ेगा सर। नॉन सिटीजन है तो आप बिल्कुल क्लियर कट देखो क्या 182 डेज रहा है, क्या 35 डेज 60 डेज रहा है, इतना चेक कर लो, एडिशनल कंडीशन चेक करो, बस कहानी खत्म। नॉन सिटीजन के लिए तो कोई चौचलेबाजी करनी ही नहीं है सर, ठीक है। सुनो 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 सर, अगर कभी भी डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी की बात करूं तो डिविडेंड नॉर्मली सर कभी भी कोई पर्सन डिविडेंड नॉन रेसिडेंट रिसीव करेगा ना तो उसके हाथ में 20% से टैक्सेबल होता है। लेकिन डिविडेंड अगर कभी आईएफएससी की यूनिट से मिला तो 10% टैक्सेबल होगा, एंड सर बिजनेस टैक्स की यूनिट से मिला हुआ तो 10% टैक्सेबल होगा। सर अगर कभी भी रेसिडेंट पर्सन डिविडेंड रिसीव करता है तो उसके हाथ में फ्लैट स्लैब रेट से टैक्सेबल हो जाता है। ओ माय गॉड सर, इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हो सर, समझ ही नहीं आ रहा है, इतना कुछ अच्छा ही अजीब सा लग रहा है। अरे तुम कैसी बात कर रहे हो? देखो अब सुनो, बहुत बढ़िया बात, बहुत ही प्यारी बात बता रहा हूँ, सुनने आ रहा है सर। फॉर एग्जाम्पल ये है पर्सन 1, ये बायर। बायर का टर्नओवर लास्ट ईयर में सर 15 करोड़ का है, और ये सेलर, सेलर का टर्नओवर लास्ट ईयर 15 करोड़ का है। सर ये लोग सामान बेचे कितना? 45 करोड़, 45 लाख रुपीस का। सर क्या बायर के ऊपर कोई टीडीएस काटने की लायबिलिटी है? राइट आंसर इज नहीं। क्या सेलर के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी है? राइट आंसर इज तुमको लगता है नहीं है, बिकॉज सर टर्न रिसीट्स 50 लाख से कम की। मैं तुम्हारे सामने बोलता हूँ सर, बायर और सेलर ने ट्रांजेक्शन किया कितना? मान लो 45 लाख का। इस पे जीएसटी मान लो 18% तुम जोड़ते हो, मान लो सर 5.31 लाख रुपीस का, 53.1 लाख, 53.1 लाख रुपीस का सर टोटल सेल्स वैल्यू होती है। क्या इस पे टीडीएस की इंप्लीकेशन आएगा? राइट आंसर है सर अभी भी बायर के सर पे टीडीएस का कोई इंप्लीकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सर आप टीडीएस तभी काटोगे ना जब आपके टैक्सेबल वैल्यू 50 लाख के ऊपर की है, तभी टीडीएस काटोगे, तो भैया बायर के सर पे कोई टीडीएस का इंप्लीकेशन नहीं है। लेकिन सर क्योंकि विथ जीएसटी अमाउंट अगर 50 लाख के ऊपर चला गया और बायर ने टीडीएस नहीं काटा ना, तो इस केस में अभी टीसीएस कलेक्ट करेगा सेलर। सेलर इस केस में टीडीएस कलेक्ट करेगा। आंसर ये कैच है, यहाँ पे गलती कर जाते हैं मोस्ट ऑफ द बच्चे कि सर अगर सेलर सेलर जब भी टीसीएस कलेक्ट करता है ना तो विथ जीएसटी अमाउंट पे करता है। इस केस में विथ जीएसटी के कारण सर 1H कई बार एप्लीकेबल हो सकता है सर, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है ना सर, जैसे मान लो मेरे को पैन फर्निश करना चाहिए था, पैन फर्निश नहीं किया तो मेरा हायर रेट से टीसीएस कलेक्ट होता है, टीडीएस डिडक्ट होता है। सर कई बार क्या होता है, पैन के बदले अगर मैं आधार फर्निश कर दूं तो क्या चलेगा? राइट आंसर इज एब्सोल्युटली वैलिड सर, हमेशा चल जाएगा सर, हमेशा चल जाएगा। सर फिर एसोसिएट इंटरप्राइज से रिलेटेड 2-3 कंडीशन है। अगर आपका जो भी आप लोन दे रहे हो ना, वो लोन अगर आपके सामने वाली एंटिटी के टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट से 51% ज्यादा है, तो भैया वो आपका एसोसिएट बन जाता है। अगर कोई भी एंटरप्राइज आधे से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है या एक या उससे ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है ना, इस केस में क्या होगा सर? इस केस में ये दोनों आपस में एसोसिएट बन जाते हैं, ठीक है सर, सब बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा सर देखो सुनो, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, गलती सबसे ज्यादा होती है कहाँ पे? सर कभी भी अगर आपको 112 ए का कोई कैपिटल गेन हो रहा है सर, मान लो शेयर सेल किए मैंने, मान लो सर शेयर सेल की 100 रुपए के, परचेजेस कर रखी थी मैंने, मतलब 1 लाख, मतलब 10 लाख के सेल कर रखे, परचेजेस कर रखे थे सर मान लो 7 लाख रुपए के। अब वो कैपिटल गेन आता है 3 लाख रुपए। तो बाबा आप कैपिटल गेन में ना फ्लैट 1.25 लाख माइनस नहीं करोगे। कैपिटल गेन कंप्यूटेशन में कभी भी 1.25 लाख का बेनिफिट, 1.25 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता। कैपिटल गेन बेनिफिट कैपिटल गेन कंप्यूटेशन में नहीं मिलता सर, कैपिटल गेन में नहीं मिलता, ये टैक्स कैलकुलेशन मिलता है। जब कभी भी टैक्स कैलकुलेशन होगा ना 3 लाख के कैपिटल गेन पे, तो भैया आपको 1.25 लाख का बेनिफिट मिलेगा। कभी भी कंप्यूटेशन के लिए आपको 1.25 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता है सर, सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन के लिए मिलता है। लास्ट में कहता है सर, अगर कभी भी आपके पास एक कोई ड्राफ्ट ऑर्डर आता है, 144C का कोई ड्राफ्ट ऑर्डर आता है सर, इस ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट आप क्या करने वाले हो? सर कहता है या तो एक्सेप्ट कर लो, भगवान की रजा मान के, उस खुदा की रजा मान के एक्सेप्ट कर लो सर, जो भी ड्राफ्ट ऑर्डर होगा वही फाइनल बन जाएगा।
या तो सर इग्नोर करो, जैसे तुम्हारी एक्स तुमको इग्नोर करती है, जैसे तुम्हारी क्रश तुमको इग्नोर करती है सर, उस केस में से इग्नोर कर लो। कहता है ड्राफ्ट ऑर्डर तुम्हारा वही फाइनल बन जाएगा, लेकिन उस केस में आप सीआईटी के पास अपील कर सकते हो सर, सीआईटी अपील्स के पास अपील्स कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सर या तो आप ऑब्जेक्ट कर लो। सर ऑब्जेक्ट करने में क्या होता है, सर ऑब्जेक्ट करने में आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, या तो आप डीआरपी के पास चले जाओ, डीआरपी के पास जाओगे, डीआरपी अपनी गाइडलाइंस देगा, उस गाइडलाइंस के अगेंस्ट में आप अगर जाना चाहते हो तो आईटीडी में ऑर्डर अपील कर सकते हो। सर अगर आप ऑब्जेक्ट करना चाहो तो ऑब्जेक्ट आप डीआरसी के पास भी कर सकते हो, सर डीआरसी के पास आप अपील नहीं कर सकते हो। सर समझ में आया क्या? यस सर समझ में आ गया। तो भैया इतने हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे, आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको मजा आया होगा, आप अपने दोस्तों के साथ एग्जाम के एक दिन पहले भी इसको शेयर कर रहे होगे। Thank you so much guys for coming and watching. Thank you so much for watching this session and making this more enjoyable one. ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक करते जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड सर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, शायद ना बोलो एग्जाम पास करने के बाद आपके गाइडेंस के वीडियो के लिए मिलूंगा आपको। गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय, साइनिंग ऑफ, सी राहुल सतीजा।